गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए, आप लोग का कल कुछ बच गया था। डीपीएसपी के बारे में बता रहे थे। डीपीएसपी मतलब क्या होता है? डायरेक्टली प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक तत्व। यहाँ तक हम आपको समझाए थे। कल कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से अचानक आपका शट डाउन हो गया था। आज उसके आगे समझा देते हैं। हाँ, देखिए कितने लोग को कल याद है? कल का टॉपिक हम पूरा बता देते हैं। कल जहाँ तक बताए थे उसमें एक तरह से रिवीजन कीजिए आप लोग। ये डीपीएसपी कहाँ से शुरू होता है? तो भाई 36 से 51 तक चालू होता है। डीपीएसपी स्टार्ट कहाँ से होता है? 36 से 51 के बीच में। सब लोग लाइव आ जाइए। गुड मॉर्निंग सब लोग को। देखिए देखिए सब लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। एक ही बार हम बोल देते हैं गुड मॉर्निंग, आप लोग उधर से गुड मॉर्निंग मत बोलिए, आप मन में बोलिए, यहाँ पे भर जाएगा यहाँ पे। आज हम लोग को डीपीएसपी खत्म करना है और ये भी ध्यान रखना है कि इसमें स्टैंडर्ड लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो यूपीएससी और बीपीएससी की जो कमीशन लेवल के वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो फटाफट पहले थोड़ा सा रिवाइज मारते हैं हम लोग। हमें सबसे रिवीजन आपको रिजल्ट दे सकता है 36 में। बताइए फटाफट, आप में से कितने लोग बता सकते हैं 36 में डीपीएसपी की परिभाषा है या स्टेट की परिभाषा है, राज्य की? किसकी परिभाषा है? फटाफट फटाफट बताइए, स्टेट की परिभाषा या डीपीएसपी की? 36 में क्या चीज है, स्टेट या डीपीएसपी? गुड मॉर्निंग। हाँ स्टेट, गुड गुड गुड, स्टेट। सन्नी कुमार जी स्टेट सही बता रहे हैं आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, जहां से स्टेट स्टेट सब सही है। स्टेट बहुत अच्छा। डीपीएसपी कौन बोल रहे हैं? ये डीपीएसपी की परिभाषा 36 में थोड़ी है। फिर गलत है। जितने लोग बता रहे हैं 36 में डीपीएसपी है, सब गलत है। डीपीएसपी की परिभाषा नहीं है बाबू। भाई डीपीएसपी की परिभाषा क्यों लिए देगा आपको? स्टेट, गुड। जो लोग बोल रहे हैं स्टेट सही है, डीपीएसपी नहीं है। स्टेट बाबू आपको हम बार बार बोलते हैं, दो जगह स्टेट की परिभाषा है। जहां आपका संविधान शुरू, मूल अधिकार शुरू हुआ है कि स्टेट आपसे ये चीजें नहीं छीनेगा, और जहां नीति निदेशक तत्व तो शुरू हुआ है कि स्टेट आपको ये देगा। स्टेट किसे कहते हैं? जो अपनी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है, उन्हें सैलरी दे सकता है, अपने लिए एक नियम कानून बना सकता है, वही स्टेट है। और उसकी बातों को मानना आपको कानूनी बाध्य होगा, उसे लागू करने के लिए संसद में प्रस्ताव गया होगा। हमारा कोचिंग क्या स्टेट है? नहीं है। हम भले स्टाफ रख सकते हैं, सैलरी दे सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन हमारी कोचिंग के लिए संसद में कोई प्रस्ताव नहीं लाए थे अमित शाह या नरेंद्र मोदी। जिस दिन ला देंगे उस दिन खान सर भी स्टेट हो जाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कुछ लोग कहते हैं हम ही स्टेट है। अरे भैया तू कौन सी स्टेट है यहाँ पे? तो याद रखिएगा, यही सब फंस जाते हैं। आप कहेंगे ना यूपीएससी बड़ा टफ पूछता है, मार के चलाएंगे। 36 में डीपीएसपी की परिभाषा नहीं है, 36 में स्टेट की परिभाषा है। 37 में न्यायालय नहीं जा सकते, यू कांट इन्फोर्स फॉर योर डीपीएसपी इन सुप्रीम कोर्ट आइदर हाई कोर्ट। ओके, ये इन्फोर्स नहीं कर सकते। 38 लोक कल्याण की अभिवृत्ति। 39 स्त्री पुलिस को समान वेतन। 39 का कह निशुल्क विधि सहायता। 40 गांधी जी कौन सा? ग्राम पंचायत। फटाफट। अब 41 और 42 43 इसका एक ट्रिक बताए थे, क्या था? दमन। दमन से कुछ दशाओं में, इन सम कंडीशन, आप कुछ दशाओं में सरकारी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कब? ये तेज हम बोल रहे हैं क्योंकि पढ़ा चुके हैं यहाँ पर। जब बूढ़े हो जाएंगे तब वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग, कुछ दशाओं में। म से मनोचित और न्याय संगत। मनोचित, मनोचित और न्याय संगत, यानी कोई बीमार पड़ गया है तो उससे हैवी ड्यूटी नहीं कराइएगा, उसे छुट्टी दे दीजिएगा, उस छुट्टी का सैलरी मत काटिएगा। कोई गर्भवती महिला है वगैरह तो उसके लिए आपको क्या देना है? प्रसूति सहायता। प्रसूति मैटरनिटी लीव होती है, प्रसूति सहायता मतलब डिलीवरी होता है, प्रसूति सहायता। आप देखिए ना सुनिए ध्यान से। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन कहा था, सुनते रहिए, कितना बेहतरीन क्वेश्चन था, फंसाया था। कहा था कि इनमें से कौन सा डीपीएसपी नहीं है? डीपीएसपी की मतलब समझ रहे हैं? राज्य की नीति निदेशकता। तो वो यूपीएससी में पूरा बकायदे लिखता है, निम्नलिखित 4 मतलब विकल्पों में से कौन सा एक है जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द ऑप्शन विच आर नॉट इन द कंसिडर ऑफ अंडर डीपीएसपी सेक्शन। तो कौन कौन सा था? एक था आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत तो भाई साहब वो तो 40 में ही है। दूसरा, अब इसमें सारा का सारा ऑप्शन था। एक और था आपका शिशु का, शिशु प्रसूति, शिशु प्रसूति। तीसरा था आपका निशुल्क विधि सहायता, ये भी आपका। चौथा था आपका मेल और फीमेल, इन दोनों को आपको सेम काम के लिए सेम वेतन देना है। लड़का पागल हो गया था कि सर इसमें तो सब है, ग्राम पंचायत 40 में है ही है।
प्रसूति सहायता 42 में है, विधि सहायता जो है 39 के कम में है, मेल फीमेल को समान वेतन देना इसमें है, मारेंगे क्या? तो ध्यान से समझिए क्या गलती किया था वहां पर। बाबू शिशु मतलब होता है बच्चा, छोटका बच्चा जो अभी ये नहीं समझ सकता है कि हम लड़का हैं या लड़की, ओकरा नंगे घुमा देंगे तो घूमने चल जाएगा, कहीं चल जाएगा, मतलब शिशु उसे बोला जाता है जिसे अभी समझ नहीं है कि हम नंगे घूम रहे हैं, मतलब 5-6 साल का लड़का को शिशु बोलते हैं। और उसने क्या लिखा है, शिशु का प्रसव। रे भैया उस तो अपने बच्चा है, ओकर कहां से डिलीवरी होगा रे? महिला का प्रसव न होता है कि कोनो छोटका बच्चा का प्रसव होता है, स्त्री प्रसव न होता है। अब लड़का कंफ्यूज। तो यूपीएससी आपसे क्या चाहता है? आपसे एक डीएम की कुर्सी पे बैठ के क्या खोजेगा सरकार कि आपको इतिहास बहुत अच्छा आना चाहिए कि खान सर के पास पॉलिटी पढ़े हैं कि नहीं? नहीं, वो जानता है कि जब आप डीएम की कुर्सी पे बैठिएगा ना तो लोग चाहेंगे कि आपसे कुछ ना कुछ गलत करा ले, कोई उल्टा सीधा पेपर दिखाएंगे, आपसे साइन करवा दे। तो आपकी नजर एकदम बाज की तरह होना चाहिए, अरे ससुरा कहीं कहीं यहाँ पे महिला का प्रसव होगा कि शिशु का प्रसव होगा। लड़का ससुरा जाके क्लेम कर दिया कि क्वेश्चन ही गलत है, वहां यूपीएससी बोला ससुरा क्वेश्चन गलत है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यूपीएससी के लिए आपको एकदम चील की तरह नजर होना चाहिए। बाकी पूछेगा यही, कोई अलग नहीं पूछेगा, पूछेगा यही, बस आपको समझ में आना चाहिए। ये समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, बाकी आप लोग को भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि प्रसूति और उसमें वाले में, समझ में आ रहा है ना? एक चीज बताओ बाबू, यहाँ पे क्या नाम है, राजकुमार जी, सर बायोलॉजी का क्लास नहीं चला आज, आप जाके देख लीजिएगा। बायोलॉजी के क्लास में वाईफाई थोड़ा सा आंधी वगैरह की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, लास्ट में 15 मिनट का क्लास चल पाया था। उसमें कमेंट कीजिए ना सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट। सर वॉलेट का पॉइंट को कैसे यूज करें? रे बकलोल कहीं का, जिंदगी भर तू लोग वॉलेटे को पकड़ते रह जाएगा। यहाँ पे क्लास चल रहा है, वॉलेट के पॉइंट को कैसे यूज करेंगे यहाँ पर आज? हाँ, मैप का क्लास आज से शुरू हो जाएगा भाई, हम बता देते हैं आप कब लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। आप लोग इतना कमेंट करते हैं, पढ़ते कब हैं जी? फालतू का कमेंट करते हैं लोग। देखिए यहाँ पे आज मैप का क्लास के बारे में बता रहे हैं। जो लड़का मैप के क्लास को 1 से 2 के बीच में खरीदेगा उसका 150 होगा, उसके बाद ये 200 हो जाएगा, फिर 300 हो जाएगा, लास्ट में 400 हो जाएगा, फिर नहीं कीजिएगा। जो इस बार वाले में लेगा उसको हम इंडिया भी पढ़ाएंगे, वर्ल्ड भी पढ़ाएंगे, मैप भी, एटलस भी, ग्लोब भी, पॉलिटिकल, थेमेटिकल और आपका फिजिकल, ये मतलब पूरा अच्छे से। अभी तो आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होगा, खाली जानते हैं मैप है यहाँ पे ना, ऐसा नहीं, सब पढ़ा देंगे। और अगर इस बैच में नहीं आ पाए ना, अगर सोचेंगे अगले बैच में अगर हमको आना है, तो फिर अगर आप अगले बैच में आने का इंतजार करेंगे तो फिर आपके लिए, फिर इंडिया के लिए अलग पैसा और वर्ल्ड के लिए अलग पैसा। इसलिए आज 1 से 2 के बीच में एडमिशन ले लीजिएगा, बेहतर होगा आपके लिए, ठीक है? ये हम केवल ऐप पर बोले हैं, अभी यूट्यूब पे नहीं बोले हैं, इसलिए आप ये नहीं कहिएगा सर ऐप वालों को। पहले हम कोई भी सूचना आप लोग को बताएंगे, बिकॉज यू आर माई खाटी स्टूडेंट, समझ में आए? 24 कैरेट वाला आप लोग। आगे देखिए अब यहाँ पे, बाकी अब फालतू कमेंट नहीं कीजिए। 43 में क्या चीज है? 43 फटाफट क्या चीज है भैया? निर्वाह योग मजदूरी। इतना पैसा दीजिए कि जिंदगी बीत जाए। 40 ले, इसमें तो 2-3 चीज है भैया। क इंग्लिश में ए, मैथ में 1, ख इंग्लिश में बी, रोमन अंक में ऐसे। भैया कुछ भी दे, बोले तो ये 40 का है कि नहीं? क्या आप चाहे बड़ा कहे, चाहे जेठ कहे, चाहे श्रेष्ठ कहे, बतिया तो बराबर है। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, कामगारों की भागीदारी। समझ में आ गया? कुछ लोग को इंग्लिश में पीडीएफ नहीं मिला है भैया, इंग्लिश वाला पीडीएफ अभी टाइप होना थोड़ा टाइम लग रहा है। इंग्लिश ये 80% एक्चुअली बिहार बोर्ड के लड़के या हिंदी मीडियम के लड़के हैं, यूपी बोर्ड वाले, इसलिए उनको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। इंग्लिश वालों लोग के लिए पीडीएफ टाइप हो रहा है, हम उसको जल्द से जल्द डाउनलोड करा देंगे। अब ये देखिए, क ख कहिए, बी कहिए, इसमें क्या है? सहकारी। सहकारी, आप इंग्लिश वाले ध्यान से सुनते नहीं हैं। कामगारों मतलब क्या होता है? जो उसमें इंप्लॉय है, काम कर रहे हैं, इंप्लॉय शेल बी टेकन पार्ट इन द कंट्रोलिंग बॉडी। उसमें प्रबंधन, कंट्रोलिंग बॉडी में प्रबंधन है। सहकारी, कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना है। समझा गया? 44 समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी इंग्लिश तो दोनों ही बोलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। भाई गोद लेने का नियम महिला पुरुष मतलब हिंदू मुस्लिम सब में सेम होना चाहिए। देखिए सारा कचरा ससुरा हिंदू है मुस्लिम को लेके होता है इन्हीं दोनों में होता है। कभी सुने जैन और बौद्ध लड़ रहा है? सब नहीं लड़ रहा है। हिंदू मुस्लिम में एक कंपटीशन चल रहा है। मुस्लिम कह रहा है कि हम सबसे बकलोल में रहेंगे आगे,
वो कह रहा है कि हम तुमको पीछे छोड़ देंगे, वो कह रहा है हम जब तक हैं तुम्हें पीछे ही नहीं छोड़ेंगे। अजब हाल है भाई। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, आप खुद से समझिए, जब हमारे देश की प्रॉब्लम समझिए क्या हो क्या रहा है। इस देश में दो तरह के नियम चलते हैं, एक आपका धार्मिक नियम है और एक आपका संवैधानिक नियम है। और लोग क्या कर रहे हैं कि जहां उनको संविधान के हिसाब से फायदा आ रहा है वो संविधान चिल्लाने लग रहे हैं, जहां धर्म से फायदा हो रहा है धर्म चिल्ला रहे हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम कल ही बताए थे कि संविधान के हिसाब से कानून जो सजा है वो कमजोर है, तो मुसलमान लोग कहते नहीं संविधान के हिसाब से सजा दीजिए, तब नहीं कहते कि सरिया का कानून दीजिए, काट के गटैया अलग कर देगा वहां पे, तो वहां संविधान भाग गए। और 3 तलाक में संविधान में फायदा नहीं था, सरिया के कानून में फायदा। सरिया मतलब इस्लामिक कानून, उसे शॉर्टकट में सरिया कहते हैं। भारतीय कानून को क्या कहते हैं? संविधान। उसी तरह उसके कानून को सरिया कानून, जर्मनी के कानून को वाइमर संविधान कहते हैं। तो समझिए, तो वो उधर भाग जाते हैं और यही हर जगह होता है। आरक्षण में देखिएगा तो जिन्हें आरक्षण नहीं मिला है वो कहते हैं कि संविधान में आरक्षण 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 काहे दे रहा है, काहे दे रहा है। और वही ऊंचे जाति वाला धर्म से देखिएगा तो श्रेष्ठ है, उनको जनेऊ पहनाया जाएगा, श्रेष्ठ है बड़े। आप बात समझिए, आप बुरा नहीं मानिए, आप कभी भी ना जो मानसिकता लिए उससे मत सोचिए। आप देखिए, जिसको संविधान ने छूट दे रखा है आरक्षण के नाम पर, उन्हें आपका धर्म नहीं छूट दिया है। जिन्हें धर्म ने छूट दिया उन्हें संविधान ने नहीं दिया है, जिन्हें संविधान ने दिया है उसे धर्म ने नहीं दिया। धर्म आप ईमानदारी से बताइए, एसटी एससी एसटी जाति में एससी एसटी को क्या धर्म के हिसाब से उतना सम्मानजनक दिया जाता है? नहीं देते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री मंदिर में गए थे तो धो दिया गया था। रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति थे, उसे ब्राह्मण जी जो पंडित जी थे वो हाथ नहीं, मतलब वो नहीं किए कि जबकि वो राष्ट्रपति है। इतना बड़ा बड़ा चीज हो गया। तो जहां आपको धर्म, तो संविधान क्या कर रहा है? बराबर लेके चल रहा है, कह रहा है कि धर्म से फायदा उठाएगा तो हमारे यहाँ घाटा सो, और अगर धर्म के हिसाब से घाटा सह रहा है तो हमारे यहाँ फायदा उठाओ। तो ये बैलेंस लेके चल रहा है। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग ओनली आवर बेनिफिट सोच रहे हैं कि हमको संविधान से भी हमारे फायदा चाहिए और धर्म के हिसाब से भी हमारे फायदा चाहिए। ये थोड़ा है हाँ। लेकिन कुछ कुछ हो जाते हैं, हम आपको कल भी बताएं कि अगर किसी को आरक्षण मिला, वो डीएम बन गया है, कलेक्टर बन गया, तो फिर उसके लड़के को जो मिल रहा है ना, ये थोड़ा सा डाउटेबल होता है। इस पर विचार करनी चाहिए। अब सरकार इस पर नहीं करती है क्योंकि सरकार को भी तो भाई जिंदा रहने के लिए वोट चाहिए ना। आगे समझिए, कोई बुरा नहीं मानेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। और अगर आप ये विचारधारा रखते हैं ना कि नहीं आरक्षण गलत है, तो याद रखिएगा आप इंटरव्यू से फेल होके आने वाले हैं। क्योंकि जो बनाने वाले आईएएस अधिकारी हैं सब बकलोल नहीं है। सब आपको एकदम समाज के हिसाब से सोचना है, अपने हिसाब से नहीं सोचना है। अपने हिसाब से सोचेंगे फिर आप नहीं आ पाएंगे, फिर आप कर्मचारी बन के रह जाएंगे, अधिकारी नहीं बन पाएंगे वहां पर। चलिए देखिए आगे, 44 तक हो गया था। 44 के बाद बताएंगे बाबू, इसको मिटा दे फटाफट। रिवीजन रिवीजन 44 के बाद, 44 के बाद तो 45 आएगा। कमेंट कर रहा है 44 के बाद 45। 44 के बाद 45, 45 में बोलिए फटाफट। 45 46 47 यहीं तक समझाया था। 45 में क्या है? दो चीजें हैं, दो चीजें बताइए इसमें क्या क्या चीजें हैं भाई साहब इसमें। 45 में तो पहली बात ये बोलता है कि जो लड़के 6 वर्ष से कम के हैं उनके हेल्थ को ध्यान रखना है, जो 6 से 14 वर्ष के उनकी शिक्षा को ध्यान रखना है। इसमें एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान है, उन्हें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक हर तरह से उन्हें बराबरी देना है। 47 बोलिए, 47 से यहाँ से बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। कौन सा आहार देना है? पोषा युक्त आहार। पोषा युक्त आहार कैसे देंगे? तो अमीर आदमी तो अपने खा लेगा, सेब संतरा खा लेता है। गरीब आदमी के घर सेब कब आता है? जब वो बीमार पड़ता है तब। आप समझ में आया? अमीर आदमी सेब को कैसे खाता है? सुबेरे सुबेरे प्लेट मिलेगा, उसको फाँक करेगा, फाँक मतलब काटेगा उसको खूब अच्छा, अलग अलग बिया निकालेगा और उसको उसमें कुछ कुछ छिड़केगा उसमें और फिर खाएगा इसे। अमीर आदमी। मीडियम फैमिली वाला सोच रहा लीगा, बीचे में से दांते बकोट के काटना चालू करेगा, साइड साइड से छोड़ देगा इस तरह से, ऐसे बकोट वकोट के खा लेगा, ऐसे फेंक देगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं? गरीब आदमी के लिए पूछिए मत, सेब बेचारे के लिए क्या है बात। एक शायरी बोले, चलो बोल देते हैं। गरीब के लिए है कि उसने अपनी बेटियों को, कैसे था जी, हाँ सुनो है, पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटियां ब्याह दी। बाप मजदूर था उसका सोने के खदान में। सोचिए कितना तकलीफ हुआ होगा। सोने के खदान में काम करता था, मजदूर था, लेकिन जब उसकी बेटियां ब्याही थी ना तो पीतल के कंगन में सब बाली उली पहन के गई थी। तो गरीब इंसान को बहुत शोषण किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि उसको शिक्षा नहीं है। तो इसमें क्या है? पोषा युक्त आहार देना है। लेकिन नशीली दवाइयां, देखिए हम यहाँ दवा लिखे हैं तो मत सोचिएगा दवाइयां बंद कर देंगे। नशीली दवाइयां पे सरकार प्रतिबंध लगाएगा। फिर हम बोले सरकार, सरकार मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार नहीं, स्टेट अलग चीज होता है, बता दिए 20 बार नहीं बताएंगे आपको। सरकार ये वाली सरकार या अनुच्छेद 12 वाली सरकार। दवाओं पे प्रतिबंध। शराब, शराब पर क्या लगाना है? प्रतिबंध लगाना है। लेकिन आपको फिर बोले
आर्टिकल 37 क्या कहता है, यू कांट इन्फोर्स दिस थिंग, आप न्यायालय में नहीं जा सकते। इसलिए जिस सरकार को मन करेगा शराब पर प्रतिबंध लगाएगा, दवाओं पे प्रतिबंध, नशीली दवाओं पे प्रतिबंध। हालांकि देखिए ज्यादातर गवर्नमेंट जो है वो आपको पोषायुक्त आहार देती है। कैसे देती है, राशन कार्ड पर आपको 2 रुपया किलो गेहूं चावल देती है। नशीली दवाओं पर ज्यादातर राज्यों में प्रतिबंध है, कुछ चोरी छुपे मिल रहे हैं। तो देखिए अगर आप सोचेंगे 100% राम राज आ जाए तो राम राज जी के में भी समय नहीं था। खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जब वनवास भेजा गया तो कैसे भेजा गया, छले कपट से ना, वो उंगली फंसाई थी रथ में और उसी का बदला लेके भेज दी। तो कहीं ना कहीं ये एक तो षड्यंत्र ही तो था। तो आप अगर 100% राम राज सोचेंगे तो कभी नहीं आएगा। शराब पर प्रतिबंध के लिए कुछ मजबूरियां भी हैं। जो शराबी होते हैं सब ना, वो बड़ी खतरनाक शराब पीता है सब, वो एकदम पगला जाता है, नहीं उनको शराब चाहिए ही चाहिए, एकदम अजीब। अब ये वही बता सकता है जो पिया है। अब पता नहीं, हम तो पूछते हैं कई ठो से तुमको मन कैसा करता है, कह रहे यार जानते हैं खान साहब, नहीं पिएंगे तो दिमाग में काम नहीं करता है। अब कौन समझाए उसको। तो शराब को सरकार को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। जो राज्य सरकार जितनी शराब को बेचेगी तो राज्य सरकार के पास जितना टैक्स आता है वो किसको भेजती है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसका 43% सेंट्रल गवर्नमेंट उसे लौटा देती है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ऐसा नहीं है कि वो गलत कुछ करे, वो भी कही है कि जो राज्य अपने यहाँ शराब बंद करेगा हम उसे एक्स्ट्रा टैक्स में छूट देंगे, हम आपको एक्स्ट्रा पैसे देंगे ताकि आप अपनी अर्थव्यवस्था को बचा सके। शराब पे बहुत ज्यादा टैक्स है, समझिए। अगर टैक्स हटा देगा तो हर आदमी शराबी हो जाएगा। 25-30 रुपये का मिलने लगेगा शराब, उसको मिलता है 250-200, पता नहीं, अब जो पीता होगा उसका रेट जानते होंगे सब। हालांकि केमिस्ट्री में आपको शराब के अलग अलग वेराइटी पढ़ाएंगे। 47 हो गया आप लोग को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें से 47 गांधी जी भी बहुत प्रेशर करते थे, शराब मत पीजिए। मद्यपान, हिंदी में क्या बोलते हैं, मद्यपान, मद्यपान पर प्रतिबंध। और 40 भी गांधी जी बहुत फेवर में थे पंचायत में। आगे पूछेगा किसमें गांधी जी का योगदान बहुत ज्यादा था। अब आते हैं 48, बहुत इंपॉर्टेंट भाई साहब, इंपॉर्टेंट क्या, विवादित है। गौ हत्या पे प्रतिबंध है या नहीं है, देखिए ध्यान से, इसमें समझिए पहले। इसमें कहा गया है एग्रीकल्चर एंड कृषि एवं पशुपालन, जो कैटल्स होते हैं पशुपालन के लिए, पशुपालन, ये 2 चीजों को बढ़ावा दिया गया है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग को। एग्रीकल्चर एंड ये कैटल्स जो होते हैं आप लोगों को, उसका पालन के लिए इसमें बहुत कहा गया है कि सरकार इसको बढ़ावा देगी। सरकार का मतलब स्टेट बढ़ावा देगी। तो ये तो समझ में आता है, कृषि के लिए बहुत बढ़ावा दिया जाता है। अगर आप खेती से रिलेटेड कोई चीज लीजिएगा ना तो वो सस्ता मिलता है, क्योंकि सरकार उस पर टैक्स बहुत कम लेती है। ट्रैक्टर जो होता है ना, ट्रैक्टर का इंजन बहुत हैवी होता है, लेकिन ट्रैक्टर कितना इंजन अगर कार में लगाएगा ना तो बहुत महंगा लेगा, क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर बहुत कम टैक्स लिया जाता है। क्योंकि टैक्स लेंगे तो फिर कृषि को कौन बढ़ावा देगा। सिंचाई का चीज, यूरिया, पोटास, इस सब पे बहुत कम सरकार टैक्स लेती है ताकि वो खेती को बढ़ावा दे सके। मशीनरी इसका प्रयोग करने में, जितनी भी मशीनें होती हैं किसी क्षेत्र की, वो थोड़ी सस्ती मिलती है। उसके अलावा भी अगर देखेंगे तो खेती के लिए अगर आप लोन लेने जाइएगा तो नाबार्ड है, एक ठो नाबार्ड है, आगे पढ़ाएंगे। ये भी क्या करता है, खेती को बढ़ावा देता है। और भी अगर आप देखेंगे तो कई सारी क्रांतियां आई हैं। हरित क्रांति आई है, आपका पीली क्रांति, श्वेत क्रांति तो खैर इससे था, मतलब दूध उत्पादन के लिए था। तो अलग अलग रिवोल्यूशन सुने ना, ये आगे पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में आपका। तो ये सब किसको ध्यान में रखकर बनाया गया है, हरित किसको, कृषि को। अब आप यूपीएससी या पीसीएस का एग्जाम लिखिएगा और वहां आप लिखिएगा क्रांति के बारे में, सब कुछ कह देगा कि आप हरित क्रांति पे लिखिए, तो लड़का लिख के चलाएगा हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी अर्थव्यवस्था के अंतिम चरण में हुआ। हरित क्रांति की शुरू विश्व में जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, जो मैक्सिको में पैदा हुए लेकिन अमेरिका की नागरिकता ले लिए थे। उन्हीं से प्रेरित होकर भारत के एस स्वामीनाथन ने चालू किया। लेकिन हरित क्रांति शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। इससे गेहूं और चावल को फायदा हुआ, ज्यादा फायदा गेहूं को हुआ, चावल पे उतना विशेष फायदा नहीं हुआ। लेकिन दलहन की खेती डूब गई, पंजाब में ज्यादा फायदा हुआ। इसने जातिवादी को बढ़ा दिया और समाज में 2 वर्ग लाया, एक उत्पादक, एक ये, सब लिख के चल जाएंगे। लेकिन वो यूपीएससी में जो आपका कॉपी चेक कर रहा है मेंस, वो खोजेगा कि यार इस देश में कुछ भी होगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं संवैधानिक मान्यता होगी कि नहीं। तो ये किस अनुच्छेद से प्रेरित था, तो सबसे पहले आपको शुरुआत यहीं से करना होगा कि अनुच्छेद से, क्योंकि वो देखना चाहता है आपकी कॉपी में कि आप कितने ब्रॉड दिमाग के हैं। तो पता ही है कि अगर हरित क्रांति बोलेगा तो ज्योग्राफी का ये टॉपिक बन जाएगा, लेकिन आप ज्योग्राफी में पॉलिटी घुसा दे रहे हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। तो शुरुआतें करिएगा हमारे संविधान के आर्टिकल 48 से प्रेरित होकर। नॉर्मन ये आपके एस स्वामीनाथन ने सोचा कि हम कृषि को कैसे बढ़ाएं,
बढ़ाएंगे, इसलिए उन्होंने विश्व की कल्पना किया, वहां से प्रेरित होकर। तो जो चीज आपको लगता है कि नहीं अलग है, उन्हें पहले ही दिखा दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर आपका शुरुआत का 10 लाइन और लास्ट का 10 लाइन खूब मन से पढ़ता है, और बाद वाला ऐसे 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 पढ़ते चल जाता है। समझ में आया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं तो अगर यही करना है तो जाके दिल्ली में दीजिएगा फीस अपना, 1 लाख रुपया लेगा सब मेंस का। समझ में आया कि नहीं? तो ये कृषि एवं पशुपालन की चर्चा किसमें है? ये आपका इस यहाँ पे आ गया 48 में। इसी में बोला गया पशुपालन। पशुपालन भी जरूरी है, और इसमें कहा गया है कि सरकार 2 चीजों पे ध्यान दीजिएगा, आर्थिक रूप से और दुधारू। आर्थिक रूप मतलब दुधारू, मतलब जिन जानवरों से फायदा हो रहा है अर्थात जो दूध दे रहे हैं उनकी हत्या नहीं किया जाएगा। दुधारू पशु अर्थात जिनसे हमें इकोनॉमिकली बेनिफिट हो रहा है उनकी हत्या नहीं की जाएगी। इसमें स्पष्ट गाय शब्द नहीं है। अब यहां कहा जाता है कि गाय की बलि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। बात समझिए, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसे आप पहले आप हिंदू मुस्लिम की नजर से छोड़ के हटिए। एक देखिए देश में हो क्या रहा है। सपोज कीजिए कि आप डीएम की कुर्सी पे बैठे, आप डिसीजन लीजिए अपने जिला के लिए। अगर आप देखेंगे तो गाय जो है पालन, अगर देखेंगे 2 चीज होता है, एक गाय पालन, एक गाय हत्या, 2 चीज होती है। अगर आप इसमें अगर गौर कीजिएगा तो आप पाएंगे कि गाय पालन जो होता है वो ज्यादातर हिंदू लोग करते हैं, मुस्लिम लोग बकरी पालता है गाय हत्या कौन करते हैं? मुस्लिम करते हैं। इसमें तो आप भी बिलीव करते हैं। 100% तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन 90% गाय का पालन हिंदू लोग करते हैं, यादव जी लोग खास करके। अब मुस्लिम लोग हत्या कर देते हैं गाय का। एक बात बताइए, ये गाय हिंदू के पास से मुस्लिम पहुंची कैसे? कहां से पहुंची? बात समझिए, गहराई से समझिए बाबू। गाय वही लोग पालते हैं ना जो या तो गरीब है या मीडियम फैमिली के। बड़े बड़े लोग को बिजनेस करने से फुर्सत नहीं, गाय पालेगा, उसके पास टाइम ही नहीं है। अब वो बेचारा गाय के दूध पर डिपेंड है। एक गरीब किसान, एक गरीब ग्वाला, एक गरीब इंसान जब गाय पालता है तो उसके दूध से उसका परिवार चल जाता है उसको बेचकर। लेकिन जब वो गाय दूध देना बंद करती है तो उस बेचारे गरीब के पास अपने बूढ़े माँ बाप को दवाई का पैसा नहीं है, बिसुकल गाय को कहां से खिलाएगा? नहीं ना खिला पाएगा वहां पर, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो वो बेचारा कुछ पैसे के वजह से मजबूरी से अपनी धर्म को जानते हुए, ये जानते हुए कि हमारी गौ माता है, फिर भी बेचारा वो दलाल को बेच देता है, और ये जानते हुए कि इसको कसाई के पास ले जाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि कसाई के पास ले जाएगा। वो कुछ पैसे के बेचारे की वजह से वो बेच देता है, और उसको अपने दिल पे पत्थर रख के बेचता है, वरना कोई हिंदू नहीं जाएगा बेचने के लिए। और जो मुसलमान काट रहा है ना, वो भी बेचारा गरीबे है। अगर जो बकरी काट रहा है, जो गाय काट रहा है, अगर उसे आप 15 से 20 हजार रुपए की सैलरी देके कहीं नौकरी पे बैठा दीजिएगा ना, गाय काटना छोड़ देगा, नहीं काटेगा। हमसे कोई कहेगा मुर्गा काटिए ना, हम काटेंगे, बकरी काटिए काटेंगे। हमरा से कोई कहेगा गाय भैंस काटिए काटेंगे। काय लिए भैया, हमको अपना जॉब से मतलब है, हमको अपना काम से फुर्सत नहीं है, बकरी काटने जाएंगे वहां पे। तो बात अगर आप गहराई से देखिएगा ना, तो ये इसका भी रोजगार है। अगर ये काटेगा नहीं तो इसका परिवार बाल बच्चा मर जाएगा, खाए पीना वहां पे, रोजगार के कंडीशन देखिए। अब इसमें क्या करिएगा, हिंदू बेचारा मजबूर। अब जो दलील दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कहा जाता है कि अगर मुस्लिम अपनी आय के लिए काट दिया तो गुनहगार है, लेकिन हिंदू जो बेचा है वो कहां गया? उसको नहीं पता था कि हम बेचेंगे। आप खुद बताइए, एक बूढ़ी गाय, एक बिसुकल गाय को आप बेच देते हैं 15-20 हजार रुपए में, आपको नहीं पता है कि इसको काटेगा? रियल में अगर आप इस काटने को गुनहगार मानते हैं, बात समझिए, तो आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि बेचना भी गुनाह है? हाँ, आप बात समझिए। आप एक अधिकारी के डिजाइन से सोचिए, एक जज के हिसाब से, भाई गलती था। अगर बात चलिए, अगर बाजार में आम बिकेगा ही नहीं तो खरीदार कहां से आएंगे? अगर ये कसाई क्या गाय पालता है? नहीं पालता है, यहाँ पे दलाल घूमते हैं, सब काट देते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हर जिले में एक गौशाला बना देना चाहिए, उसका खर्च सरकार को उठाना चाहिए, और भाई जिसकी गाय बूढ़ी हो गई वो जाके उसमें छोड़ दे। अब बताइए, यहाँ गौशाला को खाने को पैसे, आपको लगता है यहाँ लोग भूख से आदमी मर जाता है, गाय को खाना खिलाएगी हमारी सरकार? और जो गौशालाएं हैं उनमें जाके देखिएगा, आप दंग रह जाएंगे वहां गायों की स्थिति देखकर। आप कहेंगे कि इससे तो आसान मौत कसाई दे देता था। सड़ एकदम पड़ी है, सब पीछे का पैर सड़ गया है, बाप बाप चिल्ला रही, 10 दिन में घसीट के मरेगी बेचारी वहां पर।
तो क्या कीजिएगा, यहाँ मजबूरी फंस जाता है वहां पर। अब यहाँ समझिए, ये तो आप कंट्रोवर्शियल समझ रहे होंगे, इसका एक ही रास्ता है। अगर आप गौ हत्या को रोकना चाहते हैं तो आप एक गौपालन बनाइए जिसमें किसान अपनी बूढ़ी गाय को ले जाके छोड़ दे वहां पर। समझ में आएगी नहीं। दूसरा, अगर आप सोचेंगे तो वो बेचारा वो भी गरीब है इसलिए बेच रहा है, आइए इसको अपना रोजगार ही काट रहा है, वरना सब कसाई थोड़े ना काटते। एक गो कसाई ऐसे मर्सिडीज में घूम रहा है, आपको क्या लग रहा है बकरी काट के मर्सिडीज में घूमेंगे? नहीं ना, हर वर्मा जी सोनारे थोड़े होते हैं लोग, कोई बिजनेस में भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं, ये तो भाई एक सामाजिक समस्या आ गई। देखिए हिंदू धर्म की एक वो पवित्र है गाय वगैरह, इसलिए उनकी भी वो है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मानने जाइएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, वो कहते हैं मेघालय में तो भाई सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं, वहाँ तो वो लोग खा लेते हैं। तो मेघालय की ये समस्या है। देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है ना, इंडिया का ये नॉर्थ ईस्ट, मेघालय के लोग रहेंगे भाई, बुरा नहीं मानिएगा, हम आपको गवर्नमेंट का आंकड़ा बता रहे हैं, हम अपना आंकड़ा नहीं बताते हैं आपको। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया देखेंगे ना, आसाम साइड वाला, ये वाला एरिया, बंगाल आसाम साइड में, तो यहाँ के लोगों को खाने का जो कल्चर है वो इंडिया से अलग है। अब यहाँ पे आप इधर देखें, नागालैंड में लोग कंकाल पहन के घूमते हैं, क्या हम लोग घूमते हैं? नहीं। तो इन लोग का जो कल्चर है वो अलग ही कल्चर है। तो यहाँ पे गाय भैंस ये सांप बिच्छू खा लेते हैं लोग, नागालैंड वाले लोग, हम लोग नहीं खा पाते हैं लोग। तो इन लोग का वो अलग चीज है, आप उसको इधर से नहीं मिलाएंगे, वो कल्चर का बात आ जाता है। अब बात करिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया, संविधान कहता है कि आर्थिक रूप से अर्थात दुधारू जानवरों की हत्या नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दिया गया, मुकदमा, कि जो गाय बिसूक गई है हम उसकी तो हत्या कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ हाँ, जब दूध नहीं दे रही है तो हत्या कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट को पावर है अपने फैसले को बदल देने का। एक आदमी और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर दिया, और पढ़ा लिखा था, वो कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट, खाली दुधारू थोड़े लिख लो संविधान में, संविधान में लिखा है कि आर्थिक रूप से जिससे लाभ हो रहा है आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। साइंस में गाय के जो मूत्र होते हैं उससे कई सारी दवाइयां बनती हैं, गाय का गोबर से आजो गांव में लिट्टी चोखा लगता है, वो बनता है वहां पे। तो भाई गोबर भी तो काम का चीज है, गाय की पेशाब भी तो काम की चीज है, दवाइयां बनती हैं, तो वो भी तो आर्थिक रूप से आ जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ, तब इस आधार पर भी हत्या नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप मेंस लिखिएगा ना, इसे मेंस युग में, तो सारी बतिया लिखिएगा और ये बात दर्शाइएगा कि समस्या क्या है। आप ऐसे नियम बना देने से नहीं हो जाता है, समस्या समझिए। आप दिल पे हाथ रख के खुद से पूछिए, क्या कोई हिंदू अगर उसको ऐसी सुविधा मिले कि अपनी गौ माता को ले जाके किसी गौशाला में छोड़ दे, तो कभी वो कसाई के हाथ बेचेगा? नहीं बेचेगा। यहाँ बेचारा वो मारा जाता है, उसको अपनी बहुत एक श्रद्धा होती है, सबसे बड़ी धर्म क्या है, एक आस्था का चीज है, वो मजबूरी में आके बेच देता है। गरीबी क्या नहीं करा देता, अपने बाप का मर्डर करा देता है ये सब चीज में, ये सब बहुत खराब चीज हो जाता है सब। तो आप समझ में आ रहा है आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो गौ हत्या पे स्पष्ट गौ हत्या की चर्चा है क्या? नहीं है। अब इसमें बकरी भी तो इसी में आ जाती है भाई, वो भी तो दुधारू है। तब जाइएगा तो सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करता। लेकिन आपको पहले बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट जब लागू नहीं कर सकता है तो मना भी नहीं कर सकता है। इसी में आएगा ना 48, अगर राज्य यानी कोई स्टेट गवर्नमेंट, कोई राज्य सरकार या कोई केंद्र सरकार गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा देगी तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है लग जाएगा। लेकिन हम आपको बताते हैं, सुनिए ध्यान से, गवर्नमेंट आपसे दो बातें करती है। जो गाय को काटने के लिए जो आता है ना, जो स्लॉटर हाउस बनते हैं सब, उसका जो आरी वगैरह आता है गाय के काटने के लिए, गाय को काटने उसके गाय को काटने वाली मशीनें अलग ही होती हैं सब, वो सब काटने वाली। आप कभी यूट्यूब पे देखे होंगे, स्लॉटर हाउस लिखिएगा यूट्यूब पे तो आ जाएगा। उस पे भारत में 20% टैक्स था। गाय काटने के लिए जो मशीनें थी उस पर 20% टैक्स था। गवर्नमेंट ने उस पर 5% टैक्स कर दिया। गवर्नमेंट ने कितना कर दिया? 5% टैक्स कर दिया। ये जाके आप गवर्नमेंट के डाटा पे चेक कर लीजिएगा। और वो जो भोंपू बने हैं गवर्नमेंट के, वो कहते हैं गौ हत्या को बंद करो, बंद करो भैया, बंद करो। देख लो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए सोच समझ के कोई चीज डिसीजन लेना चाहिए। आगे बढ़े। ये तो भैया हो गया 48। इसमें दो चीजें हैं, कृषि और पशुपालन। पशुपालन को बढ़ावा दीजिएगा। आज भी पशुपालन को कीजिएगा तो आपको बहुत सस्ता मात्रा में लोन वगैरह मिल जाते हैं। सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। अरे भैया कमेंट करके बताओ, आगे बढ़ जाए। समझ में आ गया? भाई कल वाला क्लास नहीं अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया होगा, आज जाके देख लीजिएगा वॉल्यूम में। एक्चुअली क्या हो गया था, कल अचानक कट गया था इसलिए हम नहीं कर पाए थे। पूरा ऐप पर आ गया है। यस चलिए, यस यस यस।
चलिए भाई, यहाँ पे कौन है, संजीत सेन साहब कर रहे हैं सर, बंगाल में भी लोग कोई मीट नहीं खाते हैं। देखिए भाई, आप 100% हम लोग कैसे कह सकते हैं? आप 100% थोड़ी कह सकते हैं कि पूरे यूपी के लोग क्या खाते हैं या पूरे यूपी के लोग क्या नहीं खाते हैं। एक एवरेज आपको मान लेता है आदमी कि चलो ये ऐसा ऐसा लगभग लगभग हो जाते हैं। हमको भी पता है बंगाल के लोग मछली बहुत खाते हैं, कई डिजाइन की मछलियां बना देते हैं। बिहार में लिट्टी चोखा खाते हैं, पंजाब में जाइएगा तो लस्सी, इतना बड़ा बाल्टी में लस्सी पी जाएंगे लोग। तो वो एक मेजोरिटी के हिसाब से हम बता रहे थे। हाँ, अब एक चीज देखिए ध्यान से, एक संविधान बनाया गया, यहां पे बहुत लड़का फंस जाता है और ये कई बार क्वेश्चन में फंसाया हुआ है। देखिए कैसे, ये समझ में आ गया ना? चलिए, हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 42वां संशोधन, 42nd अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1976। इंदिरा गांधी जी थी यहां पर, इंदिरा गांधी। ये जो संशोधन किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। सरकार कोई भी काम करती है ना तो किसी बड़े अधिकारी को, ये क्या खुल गया भाई, उधर भागो, किसी बड़े अधिकारी को कह देती है कि आप हमको सलाह दीजिए। तो इस आधार पर एक संशोधन किया गया। संशोधन करके क्या कहा गया, दो बातें कहा गया। स्टेट, फिर बताते हैं स्टेट मतलब क्या होता है, राज्य। स्टेट मतलब राज्य, बहुत लड़का कंफ्यूज हो जाता होगा भाई साहब, ये राज्य वो प्रांत वाला राज्य नहीं है, यूपी बिहार, समझ रहे हैं लोग कि नहीं? राज्य को कितनी बार बोले, समझ जाएंगे अब आप लोग। एक जिम्मेदारी दी गई राज्य को, राज्य में मतलब हर एक स्टेट आते हैं, स्टेट वो रहने वाला है। और दूसरा दिया गया आपको सिटीजन को, सिटीजन हिंदी में कहते हैं नागरिक, पढ़ा दिए नागरिकता, नागरिकता, ठीक है। एक चीज और, जिन लड़कों ने पॉलिटी में एडमिशन नहीं ले पाए हैं, सर्वर को एक्सपेंड कर दिया गया है, अब सर्वर थोड़ा बढ़ गया है। अगर वो लोग भी चाहेंगे आप पॉलिटी में एडमिशन लेना तो उनको बोल दीजिएगा आज से वो लोग पॉलिटी में एडमिशन चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। और उनका जो शुरुआत के जो 6 क्लास हैं वो डेमो सेक्शन में मिल जाएंगे, उसके बाद वॉल्यूम में मिलेगा, जो डेली चलता है वो लाइव में मिलेगा। देखिए लाइव वाला चीज जो आज का लाइव है आज ही मिलेगा, कल वाला तो खुल ही नहीं सकता है, चाहे आप पेड किए हैं चाहे नहीं किए। तो उन्हें बता देंगे आप लोग कि वो आज शाम से एडमिशन ले सकते हैं लोग, और आप लोग आज 1 बजे से नक्शा वाले में ले लेंगे। देखिए यहाँ ध्यान से, 42वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि पर्यावरण के लिए, किसके लिए? पर्यावरण के लिए और वन्य जीव, ध्यान से समझिएगा भैया, कहा गया है कि जिस तरह से कृषि की जरूरत है, किसकी जरूरत? जिस तरह से कृषि की जरूरत है और पशुपालन की जरूरत है, तो हम लोग वही पशु को पालते हैं जिससे हमें फायदा है। कोई शेर पालता है जो खा के खत्म कर देगा, हाँ नहीं ना पालेगा, तो हम वही पशु पालते हैं जिससे फायदा है। तो इसका मतलब जिससे फायदा नहीं है उसको मार देना चाहिए। तो इसी के लिए किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये 42वां संविधान संशोधन। और इसमें कहा गया कि देखिए, जिस तरह से कृषि आप अपने फायदा के लिए करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता। बबूल के पेड़ में केवल कांटा होता है, लेकिन वो पर्यावरण के लिए जरूरी है। अर्जुन का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, उससे कुछ नहीं मिलता आपको खाने वाला चीज है। पीपल के पेड़ से खाने वाला कोई चीज नहीं मिलता है, लेकिन ऑक्सीजन मिलता है, वो पर्यावरण के लिए जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि वैसा पेड़ पौधा जो हमें खाने पीने का देता है उसे हम कृषि में भेज देते हैं, लेकिन जो खाने पीने का नहीं देता है वो पर्यावरण के लिए जरूरी है। वैसा जानवर जो हमें दूध देता है, मांस देता है खाने के लिए, उसे हम पशुपालन के लिए कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो दूध देता है ना मांस देता है उसको हम वन्य जीव में रखेंगे। इसलिए जिस तरह से कृषि और पशुपालन जरूरी है, सेम उसी तरह पर्यावरण और वन्य जीव भी जरूरी है। इसलिए सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि पर्यावरण को ध्यान रखा जाए। तो इसमें इन्होंने एक संशोधन करके 48 में जहां कृषि और पशुपालन था उसमें क जोड़ दिया। हम आपको पहले ही बताए हैं, क जोड़ेगा, इंग्लिश में कहिएगा तो इसको बोल देंगे ए, और रोमन में कहिएगा तो इसे बोल देंगे फर्स्ट। तो भाई इतना लिखेंगे कंफ्यूजन हो जाइएगा, आप बस क समझिए। जोड़ दिया, कहा गया कि हर एक स्टेट का यह जिम्मेदारी है कि पर्यावरण को बचा के रखे। इसलिए देखेंगे उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यूपी में दुधवा नेशनल पार्क, राजस्थान में घाना, सरिस्का, केवला देवी, नाहरगढ़, दुनिया भर का है वहां पर। गुजरात वाले देखेंगे तो आपका वहां कच्छ मेरीन, नल सरोवर वहां पे हो जाएगा, कान्हा, किसली, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। बिहार वाले आ जाएंगे तो आपका यहाँ पे चंपारण में वाल्मीकि हो जाएगा। उदयपुर भी बिहार में ही है, मत बोल लीजिएगा राजस्थान में, उदयपुर राष्ट्रीय उद्यान वहां पर है। बंगाल में है वहां पे दार्जिलिंग के पास। अब असम में तो काजीरंगा, दुनिया भर के हैं सब, हर राज्य में है सब। ज्योग्राफी में सबको बताएंगे नक्शा के हिसाब से। तो बताया गया कि नहीं गया, पर्यावरण की रक्षा करना है, साथ ही उसमें जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव है, उनकी भी रक्षा करना है। अब बताइए ना, बाघ कोई पालता है? पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बाघ हम लोग के पास है, समझ में आ गया कि नहीं? टाइगर भाग के चला आया सब, यहाँ पे भाग के नहीं आया, हम लोग बाघ की बहुत ख्याल रखते हैं। हाथी जनरली
तो आप कोई पालता नहीं सुजुरा बारात का खाना अकेले खा जाती है। तो हाथी, ऊंट, घोड़ा, शेर, बाघ, हर चीज को हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रखते हैं कि नहीं? इसके लिए अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2014 में कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, देखिए एक होता है अभ्यारण्य, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान, एक होता है जीवमंडल रिजर्व। ये सब में साइज का अंतर है, कुछ बेसिक अंतर है। ये तीनों किस लिए बनाए जाते हैं भाई? तो पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन तो पूछेगा ज्योग्राफी में, लेकिन आपको पॉलिटी से रिलेट करना पड़ेगा। आज इतने ज्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में कह दिया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश के आधार पर कहा गया है कि हर एक स्टेट की जिम्मेदारी होगी आर्टिकल 48A के तहत कि पर्यावरण को बचाए और वन्य जीव को बचाए। समझ में आ गया कि नहीं? साथ ही साथ इसी अमेंडमेंट के द्वारा हर एक सिटीजन का कर्तव्य बना दिया गया कि आप भी क्या कीजिएगा 41A के तहत, 51 के क के तहत, कि हर एक आदमी का भी यह कर्तव्य है कि आप भी पर्यावरण को बचाइएगा और जंगली जानवरों को बचाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन इत्तेफाक देखिए, जो नीति निदेशक तत्व है वो सरकार की इच्छा पे है, करे चाहे ना करे, और जो हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य, ये भी हमारी इच्छा पे है, करे चाहे मत करे। यानी पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी स्टेट को भी थोपी गई है, सिटीजन को भी थोपी गई है, लेकिन दोनों को ऐसे थोपा गया है कि इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, आपकी इंसानियत पे छोड़ दिया गया है। इसलिए आप आए दिन सोचते हो, देखते होंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडा को मार दिया गया। ये सब कुछ पैसे के लिए ना, हमको तो लगता है आने वाले कुछ वक्त में ससुरा इतना लोग गिर जाएंगे कि माँ बाप का मर्डर करना चालू कर देंगे पैसे के लिए। हद है यार, गेंडा को मार देता है। और मानस असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें हाथी जिस तालाब में पानी पीती थी उसमें जहर मिला दिया, 20 हाथियां मर गई थी सर दांत के लिए। हम तो सरकार को कहते हैं कि अरे भाई साहब, अपहरण सीता जी का क्यों हुआ? अति सुंदर थी। द्रौपदी का चीरहरण क्यों हुआ? अति सुंदर थी, है कि नहीं? हालांकि देखिए, सीता जी का जो अपहरण हुआ वो तो विधि का विधान था। रावण ससुरा, उसको तो भगवान के हाथों मरना था, इसलिए जानबूझ के अझुराया, ना भोग थका। वो रावण बहुत बुद्धिमान था, वो खुद लक्ष्मण जी शिक्षा लेने गए थे। बात मेरे कहने का समझिए, हाथी का मर्डर क्यों होता है? सींग के लिए, उसके दांत के लिए। गेंडे का मर्डर क्या होता है? सींग के लिए। सरकार को सींगवा काट लेना चाहिए, सींग काटने में दर्द नहीं करता है। तो जितना गेंडा है ना उसका सींग काट लो, जितना हाथी है ना उसका दांत काट लो। भैया वो दांत के चक्कर में हाथी मारा जाएगी, लेकिन ना सरकार दांत खुले छोड़ देती, लो हाथियां मारा जाती है। बेचारी हाथी क्या कहेगी? वो कहेगी ना लो हमारा दांतवा काट लो, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। समझ में आएगी नहीं आएगी? सरकार, हम जाएंगे सरकार को सलाह देने के लिए, यूट्यूब पे बोलते हैं तो सब कहता है सब खाली सलाह दे चला जाते हैं देखिए यार ड्यूटी है होगा। तो अब पर्यावरण बचाने, अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा सुनिए ध्यान से। पर्यावरण तथा वन्य, देखिए पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन में सुनिए ध्यान से, अब किसका कर्तव्य है? राज्य सरकार का, ठीक है। 48A के तहत डीपीएसपी में आएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सरकार की भी। ऑप्शन बी नागरिकों का, ठीक है। 51 के तहत हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, आगे पढ़ाएंगे इसको, इसमें भी है। तब जब भी ऐसा आएगा ना तो ऑप्शन ए प्लस ऑप्शन बी दोनों सही होगा। समझ में आ गया? लेकिन ध्यान से समझिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा था, फंस गए थे लोग। क्वेश्चन पूछा था कि सरकार का यह कर्तव्य होगा, ध्यान से पढ़िएगा, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण, वन जीव की रक्षा करेगा। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द वाइल्ड इन्वायरमेंट, वाइल्ड लाइफ को। तो देखिए ये गवर्नमेंट का कर्तव्य कर रहा है, इसकी चर्चा कहां है? तो लड़का मारा, अरे कर्तव्य बोल रहा है, कर्तव्य बोल रहा है, ड्यूटी बोल रहा है, सीधे मारो 51 का। अरे भैया 51 का में ये सिटीजन, ये हम लोग का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य नहीं है। सरकार का जब कहेगा कि सरकार का यह कर्तव्य है कि वह पर्यावरण, वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा करे, तब मारिएगा 48 का क। और जब कहेगा कि हमनी के व्यक्ति का कर्तव्य है, तब कौन सी मारिएगा? 51 का क। न तो पाथ के चल आइएगा एग्जाम में, कहिएगा कि दूर तरीके बड़े अजीब अजीब क्वेश्चन था। अजीब नहीं था, अजीब आप थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 51 का, हाँ समझ में आ गया? आगे बढ़े। अरे बबुआ आगे बढ़ जा। आगे बढ़ जाते हैं।
समझ में आ गया होगा। एक आदमी कह रहे हैं सर मैप का क्लास 100 रुपया रख दीजिए। भाई 100 रुपया मेरा खुद का खर्च आएगा। 1 घंटा आप क्लास करते हैं तो हमसे 1 रुपया लिया जाता है। 100 घंटे का क्लास चलेगा मैप का, कितना रुपया आ जाएगा? 100 रुपया मेरा आ जाएगा। आप लोग को समझ में नहीं आता हम क्या क्या बात बोलेंगे। सर्वर जो होता है ना, सर्वर 1 घंटे आप क्लास करते हैं तो उससे हमको 1 रुपया कॉस्ट करता है, और उसी वीडियो को आप दोबारा देख लेते हैं तो फिर 2 रुपया करेगा हमसे। यानी 1 घंटे का कितना लेता है? 1 रुपया। आप अगर वीडियो को 5 बार देख लेते हैं ना तो हमसे 5 रुपया ले लेगा। तो जो 11 बजे 11 रुपया में पॉलिटी पढ़ रहा है सब ना, हमारे जेब से पढ़ रहा है सब। आप लोग को क्या समझ में आता है? ना आपको पता है कि बैकएंड सर्वर क्या होता है, ना पता है कि फ्रंट एंड क्या होता है, ना फायरबेस पता है, ना एपीओस पता है, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन बस इतना 100 रुपया फीस रख दीजिए। हमारा कौन है? ना बाल बच्चा है ना कुछ, हमको क्या जाता है। तो आप समझिए मजबूरी हो जाती है हम लोग की, वरना हमें शौक लगाए क्या फीस। हम तो फीस कम कर देंगे तो और एडमिशन हो जाएगा इतना, फिर सर्वर का पैसा घर से देना पड़ेगा। बात समझिए, पर घंटा 1 रुपया सर्वर का लगता है। आगे समझते हैं हम लोग। यहाँ समझ में आ गया? 48। चलिए भाई एक बार दोबारा रिवाइज। 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 45 0 से 6 वर्ष के स्वास्थ्य, 6 से 12 इतना। 46 SC ST, फटाफट SC ST, ST हो जाएगा यहाँ पे, हाँ ST फटाफट। 47 पोषाहार मतलब न्यूट्रिशन भोजन। और क्या चीज है? नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध। और क्या है? शराब पर प्रतिबंध। 48 ध्यान से देखिए, 48 फटाफट कृषि। क्या चीज? कृषि और पशुपालन। पशुपालन 48 का कम है। फटाफट भैया, वैसी कृषि जो हमरे काम लायक नहीं है उसे कहते हैं पर्यावरण। पर्यावरण, हालांकि पर्यावरण बहुत जरूरी है बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली जरूरी। अब घास को हमको डायरेक्ट जरूरत नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट जरूरत है। तो जो डायरेक्ट जरूरत की चीजें रहती है उन्हें हम लोग कहते हैं कृषि हो रहा है। गेहूं चावल घास भूस, गेहूं चावल ये सब कृषि है। अब वही देखेंगे घास भूस तो वो पर्यावरण में चला जाएगा। पशुपालन जो हमें दूध मीट देते हैं पशुपालन में नहीं, दूध वगैरह नहीं दिया तो वन्य जीव हो जाते हैं बाघ। जाइए ना बाघ को पास, दूध दे रहा है आपको, काट के खाइए जाएगा आपको। तो ये जो चर्चा किया गया ये किसमें है? 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976। इसमें इतना ना संशोधन हुआ था, 59 बार संशोधन किया गया अकेले इसमें। 59 पन्ना जोड़ा गया, इसलिए इसे एक छोटा सा संविधान कहते हैं, मिनी संविधान कहा जाता है इसे। 48 एक में हो गया। सुनिए क्वेश्चन ध्यान से। चलिए बढ़िया, अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट, सुनते जाइए क्वेश्चन। अरे बकलोलवा पूछता है मैप का पेमेंट कब चालू होगा? चलिए ध्यान से समझिए, 10 बार बोलेंगे कि चीज भगाओ, अबे लाइव आएगा तो एगो गुड मॉर्निंग बोल रहा है। क्वेश्चन बताइए, व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण वन्य जीवों की रक्षा करे। किस आर्टिकल में होगा? व्यक्ति का कर्तव्य, व्यक्ति का कर्तव्य। आर्टिकल जल्दी फटाफट लिखिए। आर्टिकल फटाफट लिखिए। 360 कौन लिख रहा है भाई? हाँ ठीक है, गुड 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 गुड। 51A, 51A भाई। 48(1)A क्या लिख रहा है भाई? अब किस तरह से समझाएंगे आपको? जब बोल रहे हैं व्यक्ति का कर्तव्य होगा तब आप आंख कनवा बंद करके रहते हैं आप लोग। 51A होगा। गलत जवाब देंगे ना तो फिर हम बता दे रहे हैं, ज्यादा गलत जवाब देंगे तो फिर ब्लॉक कर देंगे। देखिए, सरकार का कर्तव्य होगा, स्टेट ड्यूटी होगा 48 का ए में। सरकार का कर्तव्य होगा, सरकार का कर्तव्य 48, व्यक्ति का कर्तव्य 51। चलिए, सरकार का कर्तव्य हो गया। देखिए एक आदमी जल्दबाजी में लिखने के वरना 51 को क्या लिख दिए? 501 ऐसे। चलिए हम आपकी भावनाओं को समझते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग। चलिए गुड, आप लोग ध्यान से समझते हैं, अच्छा लगता है बाबू। देखिए सीरियस पढ़िए बाबू। देखिए हम आपको क्या कहना चाहते हैं, मेरी भावनाओं को समझिए। आपके पास जिंदगी में इतना टाइम नहीं है कि एक बार मेरे वीडियो को देखेंगे, फिर दोबारा देखेंगे, फिर एक बार समझेंगे। अगर आप जी जान लगा दीजिएगा नहीं यहाँ पे, आप ये कल्पना कीजिए आपके सामने कुछ नहीं है, बस अगल बगल मम्मी पापा कोई भी है, साइड करिए अलग में, एकदम ध्यान से, एकदम डूब जाइए उसमें। जैसे जब आपके अंदर ये अंदर से भावना आने लगेगी, नहीं सर अब क्या बताने वाले हैं, अब क्या, इसके आगे क्या होगा, समझिए कि आपकी आप उसी दिन कामयाबी की पहली दहलीज पे अपनी पैर रख लिए। अब क्या आने वाला है, जैसे एक क्यूरियोसिटी है ना, 48 देखें, 48 का अब मन में आएगा 49 में क्या होगा, 49 में एक इंटरेस्ट जगेगा, तब मजा आएगा ना पढ़ने में। वरना इसे कर रहे हैं 49 में कुछ होगबे करिए यहाँ पर। 49 देखिए, 49
49। देखिए इसमें क्या कहा है, जो राष्ट्रीय महत्व के धरोहर हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मोन्यूमेंट हैं, राष्ट्रीय महत्व, नेशनल इंपॉर्टेंस, महत्व, राष्ट्रीय महत्व के क्या चीज भाई, धरोहर, धरोहर, इमारत, इमारत या पुरातत्व, पुरातत्व, इस सब की रक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी है। फिर से बताते हैं, राज्य मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार नहीं, मतलब सब आ जाते हैं इसमें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुखिया, ये सब चीज आ जाएंगे सर राज्य में, इस सब की जिम्मेदारी है आपको। अब नेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी मॉन्यूमेंट है, जो भी बिल्डिंग्स है, या जो भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, सीबीएसई बोर्ड वाला आर्कियोलॉजिकल कहता है। आर्कियोलॉजिकल मतलब देखिए, सिंधु सभ्यता के दौरान में एक फूटी हुई ऐसी मूर्ति मिली थी, फुटल मूर्ति, लेकिन वो नेशनल इंपॉर्टेंस था कि पूरी दुनिया में सबसे पहला शहरीकरण हिंदुस्तान में हुआ था, इसलिए वो नेशनल इंपॉर्टेंस का, हमारे लिए गर्व की बात है वो चीज, इसलिए उसको रखे हुए हैं लोग। सिंधु सभ्यता के सिक्कों को रखे हम लोग, वो हमारे नेशनल महत्व का है कि हमारे सिक्के थे। पूरी दुनिया में सबसे पहले शीशे का सिक्का चालू किया था सातवाहन वंश वालों ने। सातवाहन डायनेस्टी थी जो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के पास थी, वहां पर, वो हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, शीशे का सिक्का उसने चालू किया था। चांदी का सिक्का आपका यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। भारत में पहली बार सोने का सिक्का यूनानी ने लाया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासन में, सबसे अशुद्ध सोने का सिक्का गुप्त शासन में, अलग अलग टाइप का मौर्य, मयूर शैली का सिक्का, ये सब सिक्के ये क्या है, हमारे राष्ट्रीय महत्व के हैं कि हम उन्हें धरोहर, हम उन्हें संभाल के रखते हैं, और नहीं भी रखेंगे कोई दिक्कत नहीं। क्यों, डीपीएसपी है, 36 से 51 के बीच में कोई जबरदस्ती नहीं, इनकी रक्षा करना है। राष्ट्रीय इमारत देखिएगा आप, राष्ट्रीय इमारत देखिएगा, दक्षिण भारत में आप चली जाइएगा ना, जब दक्षिण भारत की मंदिरों को देखिएगा ना, तो आपका तो दिमाग ही हिल जाएगा, दूसरा बनाया कैसे रे इसको। दक्षिण भारत में जब मंदिर पढ़िएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गरुड़ शैली की मंदिर कौन है, द्रविड़ शैली की कौन सी है, नागर शैली की कौन सी मंदिर है, ये सब आप सुने होंगे, बड़ा चीज समझ में नहीं आता होगा, बताएंगे आपको जब दक्षिण भारत में जाएंगे, तो उनको बचा के रखना है दक्षिण भारत की। और अगर आप राजस्थान में चले जाएंगे, राजपूतों के किला देखिएगा, इतना बेहतरीन ढंग से डिजाइन किया है ना राजपूतों के किला को, तो उसको भी बचा के रखना। आप देखेंगे वहां पे किला वगैरह पे पुलिस फोर्स वगैरह सब रहती है, सब वो किला की रक्षा करने के लिए रहते हैं, सब कि नहीं रहते हैं सब, तो इसकी भी रक्षा करना। आप मुगलों की काश्तकारी को देखेंगे, ताजमहल क्या बेहतरीन है, लाल किला, वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भाषण देते हैं। जमा मस्जिद की जो नक्काशी है वो कितने मतलब डिजाइन से बनाया गया, किला वगैरह। अब आप बिहार में अगर देखेंगे तो फिर आपको राजगीर का मिलेगा आपको, क्योंकि एक्चुअली बिहार का जो अस्तित्व था ना वो प्राचीन काल में था, इतना पुराना हो गया कि अब वो खंडहर के रूप में बचा हुआ है, नया नया इधर से नहीं हुआ। अगर विगत आप देखेंगे 600 साल से, तो बिहार का केवल विनाश होते जा रहा है, और बिहार के लोग को समझ में भी नहीं आ रहा है। उनको चाहिए कि वो खड़ा करें इसको अच्छे से, क्योंकि अगर आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो बिहार को मगध कहा जाता था। तो ये इमारत को बचाकर धरोहर, अब राष्ट्रीय धरोहर क्या हो जाते हैं सर, राष्ट्रीय धरोहर में हमारे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं सब, जैसे हम राष्ट्रीय धरोहर में आपको धाम आ जाते हैं, जैसे उत्तराखंड के धाम आ जाते हैं, या महात्मा बुद्ध के जो उपदेश दिए हुए स्थान है सारनाथ में राष्ट्रीय धरोहर है। जो अशोक स्तंभ है जिसपे शेर है सर, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, वो राष्ट्रीय धरोहर है हमारे लिए। इंडिया गेट हमारा राष्ट्रीय धरोहर है कि जब हम गुलाम बने थे तो अंग्रेजों को जिताने के लिए हमारी सेना गई थी 7 समुंदर पार अंग्रेजों को लड़ने के लिए, वो बहादुरी थी हमारे अंदर यहाँ पर, तो हमारा राष्ट्रीय धरोहर है। लाल किला हमारा राष्ट्रीय धरोहर है, समझ में आ गया कि नहीं आया। इसी राष्ट्रीय धरोहर की रक्षा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसको ध्यान में रखते हुए क्या बनाया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक संगठन का स्थापना किया गया था। और यह भारतीय पुरातात्विक संगठन जो है वो क्या काम करता है भाई, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, तो ये अलग अलग चीजों को क्या करता है, उस पर एक बढ़िया से उसकी देख रेख करता है। और हर एक मोन्यूमेंट की रक्षा करने के लिए सीआईएसएफ के जवान को लगाया गया है। सीआईएसएफ का जवान, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, ताजमहल पे देखिएगा तो सीआईएसएफ लगे रहते हैं सर, तो ये इनकी रक्षा करने वाला है। समझ में आया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत है। यहाँ देखिए तो पर्यावरण को बचाने के लिए क्या बनाया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये पर्यावरण को बचाता है। एनजीटी आगे आपको पढ़ते रहना है एनजीटी के बारे में। एक ही देखिए है क्या कि जहां जहां चीजें रहती है हम रिलेट करके आपको बताते हैं। एनजीटी पढ़ाएंगे कब, आपको भाग 14 के क में पढ़ाएंगे, जब आपको वहां प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल पढ़ाएंगे। अभी तो आप भाग 4 पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर ये लिखवा नहीं रहे हैं, आप कहेंगे लिखवा नहीं रहे, भाई जहां आएगा जरूरत वहां लिखवा देंगे हम, आपसे ज्यादा चिंता है हमको। आपका रिजल्ट होगा ना
तो हमारे पास ऑटोमेटिक अगला बैच में लड़का आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं, म्यूचुअल रिलेशन है। अब आप बताइए ना, आपका रिजल्ट हो जाएगा तो आपका अपने भाई रिश्तेदार को दूसरे जगह भेजिएगा, हमारे पास तो भेजिएगा। सिस्टमेटिक उसीलिए पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये समझ में आ गया राष्ट्रीय महत्व को। राष्ट्रीय महत्व को क्या कहते हैं? नेशनल जो इंपॉर्टेंस के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, जितना आर्कियोलॉजिकल साइट है, जितने भी आपको धरोहर है। अब इसमें ना धरोहर में एक और चीज आता है, आप सुनने होंगे यूनेस्को के धरोहर में आ गया। किसमें? यूनेस्को के धरोहर में। किस आर्टिकल के तहत? 49 के तहत हमारे धरोहर में आ जाता है हुमायूं का मकबरा जिसे लाल ताजमहल कहते हैं, बीवी का मकबरा जिसे घटिया ताजमहल कहते हैं, रजिया दुरानी का जो मकबरा है उसे द्वितीय ताजमहल कहते हैं, ये आपका आगरा वाला ताजमहल जिसे पेट्रोडोरा शैली से बनाया गया है। सब चीज पता रहना चाहिए आपको, तभी रिजल्ट होगा। इसे ऊपर ऊपर पढ़ के चलाएंगे तब समझ में आएगा। काला ताजमहल किसे कहा जाता है? काला ताजमहल, काला ताजमहल देखिए शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए बनाया, मुमताज के लिए सफेद ताजमहल, और उसी के बगल में अपने लिए बनवा रहा था काला ताजमहल। तब तक मर गया, मतलब तब तक उसका बेटा आ गया औरंगजेब खा के छोड़ ऐसा बीवी की याद में तो ताजमहल बनाएगा सरकारी पैसा से। हटो यहाँ से, हटा दिया काला ताजमहल। समझ में? काला ताजमहल बन ही नहीं पाया। तो अब बताएंगे क्या? ये तो समझ में आ गया 49। हाँ अब अरे भैया 36 से 51 होता है, हमें 31 से क्या? अरे बाप रे, उल्टा लिख दिए। 36 से 51 होता है वहाँ 31 से 56 लिख दिए थे। आगे देखिए आर्टिकल अब कौन सा होगा? 50। आर्टिकल 50 इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए 50-50 आर्टिकल 50 का मतलब 50-50 मतलब 50-50 मतलब क्या होता है? आधा आधा नहीं कहते, चलो 50-50 कर लेते हैं, आधा आधा। तो इसमें क्या है? 50-50 है। 50-50 क्या है? तो कार्यपालिका, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, इसे क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव से अलग कर दिया गया। किसको? न्यायपालिका को। न्यायपालिका इसे क्या कहते हैं? जुडिशरी, जुडिशरी, ये दोनों को अलग कर दिया गया। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को 50-50 यानी अलग कर दिया गया। तो कितना आसान है याद करना, 50-50। 50 में क्या है? 50-50 किसको? न्यायपालिका कार्यपालिका। ये याद रखना मुश्किल नहीं है, सोच रहा यही समझ में आता है। न्यायपालिका क्या है, कार्यपालिका क्या है? देखिए एक होता है आपकी लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव इसे हम लोग कहते हैं विधायिका। देखिए बाबू इसको आगे हम आपको और बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी यहां समझिए। विधायिका में केवल क्या आते हैं? सो नेता। ये लोग का काम है कानून बनाना। संविधान बनने से पहले इसी संसद भवन में बैठ के विधायिका यानी जितने नेताओं ने मिलकर संविधान को बना दिया था। और आज भी नेताओं का काम है संसद में संविधान बना देना। आप देखिए हम संसद में बना दिया लोग कृषि संशोधन विधेयक, उसमें हम आपको यूट्यूब के वीडियो में बताए थे कि केंद्र सरकार को प्याज से निर्यात का प्रतिबंध हटा देना चाहिए, सरकार ने हटा दिया। मेरा बात सुन लिया आप देखिएगा सरकार ने प्याज पर परसों प्रतिबंध, कल प्रतिबंध हटाया, और हम मेरा वीडियो परसों नरसों का, हम बोले थे हटा लेना चाहिए, हटा लिया। अच्छा बात है, हम तो बोलते हैं हर 6 महीने पे लड़कों को वैकेंसी दीजिए, नहीं मानती है सरकार। तो देखिए ये जो नियम कानून बना देते हैं ना उसको कहते हैं विधायिका यानी लेजिस्लेटिव। इसका काम है नियम बना देना। जैसे जीएसटी, नेता लोग जीएसटी बना दिए कि खान सर आपको जितना एडमिशन हो रहा है ना उसका 18% जीएसटी दीजिए। देखिए जो लड़का लोग कहते हैं लोग ना कि सर फीस कम कर दीजिए, देखिए हम आपको बताते हैं। अगर हम आपसे 100 रुपया फीस लेते हैं ना तो इसमें से 18 रुपया मेरा जीएसटी चला जाता है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव ने बना के चला दिया। ये हम चोरी कर ही नहीं सकते, वो काट के ही भेजता है ऑनलाइन में, ठीक है। और बहुत से टीचर या बहुत से सामान को खरीदिएगा ना तो 100 रुपया प्राइस रहता है, तो वो ऐसे लिखता है, देखिएगा 100 रुपया प्लस 18 रुपया जीएसटी। तो हम जीएसटी आपसे नहीं लेते हैं, जबकि नियम है हम आपसे ले। हम कहते हैं कि आप हमको दीजिए, हम ही आपको दे देंगे। तो आप 100 रुपया जो देते हैं ना उसमें 18 रुपया मेरा जीएसटी चला जाता है। और जो बैंक आपसे पैसा देता है, आप देते हैं किसी का पीएनबी में, किसी का स्टेट बैंक में, अलग अलग बैंक में, तो वो जो बैंक हमको पैसा काट के हमारे अकाउंट में भेजता है वो 2% ले लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं पेमेंट गेटवे। आप देखते होंगे आप पेमेंट मेरे अकाउंट में नहीं करते होंगे, आप पेमेंट करते होंगे रेजर पे को, और रेजर पे हमको 48 घंटे बाद करता है, इसलिए कई लोग का पेमेंट रुक जाता है 24 घंटा से 48 घंटा के बीच, बाद में क्लियर भी हो जाता है। मेरे पास कितना पहुंचा भैया? 80%। 80% पहुंचा ना। यहाँ पे सोचिए यही है 100 रुपया में। इसके बाद मेरे पास, अब मान लीजिए मेरा खर्चा और है कुछ भी खर्चा, इसके बाद से मेरा फिर 30% इनकम टैक्स लगेगा। मतलब जो आप 80% कमाएं इसमें से खर्चा और निकाल दीजिए, जो बचेगा ना आपके पास शुद्ध इनकम, अब उस शुद्ध इनकम पे इनकम टैक्स लगेगा। आप बताइए इसमें सर्वर कॉस्ट है, सब कॉस्ट है, वरना हमको क्या जाता आपको फ्री में पढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
देखिए आगे समझते हैं हम लोग। तो ये जो होता है ये सरकार नियम बना दी जीएसटी का। और एक बात बताइए, अगर हम जीएसटी नहीं भरे तब, जीएसटी भरने नहीं भरिएगा तो 5 साल जेल है 5 साल लेट हो जाएगा बैच। तो विधायिका नियम बना दी, और नियम ये बनाई कि जीएसटी आपको 18% हर टीचर को देना पड़ेगा। जीएसटी का वीडियो यूट्यूब पे है, आपको अगर जल्दी है तो देख लीजिएगा, नहीं तो इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे। 18% जो जीएसटी नहीं देगा तो उसको पकड़ेगा कौन? 18% जीएसटी मांगेगा कौन? निर्मला सीतारमन मांगेंगी, ए खान साहब दीजिए? नहीं, ये नियम बना दिए। अब उस नियम को लागू कराने का जिम्मेदारी, काम करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका, एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी है खान साहब दीजिए तो हम देंगे, और नहीं दिए तो यही ससुरा पकड़ लेगा इनकम टैक्स वाला, ये नहीं दिया नहीं दिया। लेकिन ये हमें सजा नहीं दे सकता है, ये हमें पकड़कर कोर्ट के पास ले जाएगा। जज साहब पूछेंगे कौन सी किया है, तो कह जीएसटी नहीं दिए, तब ये हमको सजा देंगे। समझ में आ गया? तो देखिए ये तो पहले ही अलग था, इसका काम है क्या होता है, नियम बना के चला गया और कोई काम नहीं होता। पहले ये दोनों एक ही में था। अब मान लीजिए हम जीएसटी नहीं दिए तो जो इनकम टैक्स वाला हमको पकड़ता था ना, वो क्या कहता था, ए सुनो भाई एक काम करो 10 लाख दो, हम मामला सलटा देंगे। तो हम कहेंगे नहीं देंगे, तो ससुरा कहता तो नहीं देगा, ले 20 लाख रुपया तोरा पे जुर्माना मार देते हैं, क्योंकि पकड़ा वही है, मनमानी वही करेगा। तो इसीलिए इसको मनमानी न हो अलग कर दिया गया। तुम पकड़े हो ये हो, और खान साहब पर 5 साल जेल होगा कि 10 साल जेल होगा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, ये डिसाइड करेंगे जज साहब। और जज साहब कैसे डिसाइड करेंगे? सबूत देखेंगे, गवाह देखेंगे, यानी इनकी जिम्मेदारी ये पकड़ के हमको दे देना है। और मान लीजिए कि पहले ये एक ही में था कि ससुरा यही पकड़ता था, यही सजा दे देता था। सोचिए ना, अगर दरोगा ही सजा देने लगे तो ससुरा गांव में आधा लोग को फांसी दे देगा, कहेगा ले 5 लाख रुपया ले आओ, नहीं तो फांसी दे देंगे हम। यहाँ बेहतरीन काम किया कि नहीं किया? भाई साहब हम आज भी ये दंग रह जाते हैं कि गुलामी के वक्त में हमारे संविधान वालों को इतना दिमाग कहां से आया था, अजीब हाल। और आज के आप ईमानदारी से बताइए, आज के नेता में कोई एक नेता का नाम बताइए ना जो इतना सोच समझदार वाला हो, जो हमारे लिए इतनी भलाई सोचा हो। अरे बेहतरीन काम करके दिया, वरना नेतवा भेज दिया रहता सब देश ससुरा सब यहाँ पर अलग कर दिया। अच्छा किया कि नहीं किया? क्या आप बताइए मित्रों, अच्छा किया गया कि नहीं किया गया? मित्रों समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कार्यपालिका को से न्यायपालिका अलग करना जरूरी था। आज विधायिका ने नियम बना के चला गया, हमारे संविधान वाले जो उस वक्त की विधायिका थी कि अगर आप किसी की मर्डर कर देंगे, हत्या कर देंगे, मर्डर कर देंगे तो 302 का मुकदमा लगेगा। तो मान लिया कि किसी ने मर्डर कर दिया, तो विधायिका ने तो पहले कानून बना रखा है, 302 के तहत हो गए। अब कार्यपालिका में कौन आएगा? पुलिस। पुलिस आपको पकड़ लेगी, काहे मर्डर किया रे, पहले पुलिस रोकेगी, फायरिंग करेगी, हवाई फायरिंग नहीं करो, पुलिस दबाव बनाती है, घूमते रहती है कि लोग पुलिस के डर से नहीं करे, लेकिन कर दीजिएगा तो पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन क्या सजा दे पाएगी? नहीं। एग्जीक्यूटिव का काम है केवल नियम को लागू कराना, अगर कोई नहीं लागू करता है तो उसको पकड़ के जज को दीजिए, जज साहब सजा देंगे आपको। तो कहा गया है आर्टिकल 55 में कि जनता का शोषण होने लगेगा अगर न्याय करने की जिम्मेदारी अगर हम एग्जीक्यूटिव को दे देंगे, तो इसलिए एग्जीक्यूटिव से न्याय की जिम्मेदारी छीन के किसको भेज दिया गया? जज को। अब बताइए, आसाराम बापू, राम रहीम, बहुत से बड़े 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 लोग ऐसे ऐसे कांड में फंसे, बड़े बड़े मर्डरर सब फंसे सब। पता है आपको, अगर ये जज लोग से पावर छीन के दरोगा को देते ना, आप एक मर्डर कीजिए 10 लाख रुपया दरोगा छोड़ देगा, 10 लाख रुपया में। लेकिन 10 करोड़ दे दीजिए, देखते हैं जज छोड़ देगा, क्योंकि यहां पे फिर उन्होंने भी सोचा कि जज कहीं घूस लेगा, तब तो कहा गया कि नहीं, जज लिखेगा कि हम इसे क्यों छोड़ रहे हैं, क्या सबूत था छोड़ने के लिए, और अगर हम इसे सजा दे रहे हैं तो क्या सबूत है, लिखित दे। तो भाई लिखित सबूत लाइएगा तो वो तो दे देगा सजा आपको। समझ में आएगी नहीं? किसी को दिक्कत? तो 50 में क्या बोला है? 50-50। अब ये देखिएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया है। ऐसा नहीं है कि न्यायपालिका से कार्यपालिका को अलग किया। कार्यपालिका बड़ा होता है, कार्यपालिका में हर एक डिपार्टमेंट आता है, पुलिस डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट आता है भैया। इवन आपका शिक्षा भी आ जाता है किसमें? कार्यपालिका में। जैसे आपको रिस्ट्रिकेट कर देता है, नकल करते जाइए, रिस्ट्रिकेट हो गए यहाँ पे। समझ में आएगी नहीं आ गया? तो कार्यपालिका बहुत बड़ा होता है, इसलिए इसी में से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया। बाइफर्केट 50-50। तो आर्टिकल 50-50। अच्छा किया कि नहीं किया? फटाफट बताएंगे लोग। अच्छा किया? हाँ, गुड। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया। आगे बढ़ जाए? जी जी, अच्छा किया। अरे पता ही है, अच्छा किया। चलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाबू? अच्छा, ये बताइए, पॉलिटी इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं कि नहीं? अब आपको समाज, दुनिया, देश दुनिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको एकदम वकील टाइप का बना देंगे हम। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा, आप एकदम बढ़िया बढ़िया जॉब लेंगे भाई, आप टेंशन नहीं लीजिए, एकदम धैर्य बना के रखेंगे आप लोग। देखिए आगे देखते हैं हम लोग।
आर्टिकल कौन सा होगा? 51, ये लास्ट आर्टिकल है। इसके बाद हम आपको कुछ होमवर्क देंगे, वो करके आना होगा आपको। बस 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 भाई, बहुत तेजी से कमेंट आने लगा आप लोग का। अच्छा किया, हाँ सब लोग अच्छा किया भाई, संविधान वाले बहुत समझदार थे, अच्छा किए हैं, समझ में अच्छे से आ रहा है। चलिए भाई, निभास कुमार जी, अंकिता पटेल, बहुत इंटरेस्ट आ रहा है भाई। देखिए आप जितने भाई बहन आप सब लोग को बता रहे हैं, ये दुनिया में ना पढ़ाई इतनी बेहतरीन चीज़ है ना कि आप अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छोड़ देंगे इसके लिए, बशर्ते इंटरेस्ट आना चाहिए, कसम से बता रहे हैं। यस, मजा आ गया। रेलवे, भाई रेलवे का बैच में आज था डिस्टर्बेंस था बबुआ, आंधी में अगर वाईफाई का सिग्नलवा गिर जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कोई संविधान नहीं है। हाँ ज्योग्राफी भी आएगा, सब आएगा सब आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब किसको समझ में आता है। 51, 51 लास्ट है। हाँ, इसके बाद नीति निर्देशक तत्व खत्म हो जाएगा। जैसे नीति निर्देशक तत्व खत्म होगा ना, तो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में था, कहां से था? 36 से 51 के बीच में, ठीक है। इसके बाद एक भाग 4 का क आता है, वो एक दिन का क्लसवे है। जब भाग 5 आएगा ना, तो ये जानते हैं कहां से आता है भाग 5? भाग 5 की जो शुरुआत होती है वो 52 से शुरू होती है और 151 तक जाता है। ये संविधान का रीढ़ माना जाता है। अगर ये पढ़ लिए ना, पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? पूरा संविधान का ये क्या है? रीढ़ है, संविधान का ये रीढ़ है। यहां से बहुत जरूरी होना चाहिए संविधान, ठीक है। तो इसलिए यहां के बीच में अभी आपको क्लास जल लेंगे ना 51 तक। देखिए इसमें क्या कहा गया, अनुच्छेद 51 में कहता है कि जो भी हमारा कोई भी विवाद होगा, कौन सा? कोई भी विवाद, खास करके कैसा विवाद? इंटरनेशनल विवाद। कोई भी विवाद होगा, इंटरनेशनल विवाद, इसे हमको शांति से सुलझाना है। पीस, पीस मतलब क्या होता है? शांति से। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद को हमें शांति से सुलझा लेना है। और जो भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, संधि, संधि मतलब समझते हैं ना, ट्रीटी, जो भी ट्रीटी है इसे अच्छे से मानना है। यानी अंतर्राष्ट्रीय मामले में हमेशा शांति की बात को रखना है, और जो आपने किसी से समझौता कर लिया वो हमेशा समझौते पे कायम रहना है। इसलिए भारत आज तक किसी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को नहीं तोड़ा है। और इसमें पाकिस्तान वाले तो एडमिशन ही नहीं ले सकते, क्योंकि वो भाई विदेश वाले एडमिशन नहीं लिए हैं। विदेश वालों के लिए OTP नहीं जाता है विदेशी नंबर पे। वरना एगो पाकिस्तान वाला जानते हैं क्या कमेंट किया था मेरे यूट्यूब पर, कि तुम भारत वाले आतंकवाद फैला रहे हो। अरे यार मन मतलब अजीब सा बन गया यार, कि कोने दीवार में अपना माथा लड़ाए। हद है ससुरा कहीं का। अरे तरीका, अब बताओ भाई, कोई वैश्या उठ के कहे कि हम सती सावित्री है, मेरा अग्नि परीक्षा ले लो। अरे तरीका, पूरी दुनिया में ससुरा आतंकवाद फैलाया। हमसे कह रहा है खान साहब आप इंडिया को नहीं जानते हो, बहुत आतंकवाद फैलाया। अरे भाई साहब पगला, मिल जाता ना उसको, बता रहे हैं कसम से ना, दांते काट के मार डालते हो हम। तो देखो, शांति के लिए पूरी अंतर्राष्ट्रीय शांति रखना है। हम लोग हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति करते हैं, क्योंकि 1971 में जो हम वीडियो बनाए हैं, अगर हम लोग आज चाहें तो पाकिस्तान को कचर के हिल जाएंगे लोग, ईरान ऐसे पैदल चल चलेंगे लोग, पद यात्रा हिल जाएंगे लोग पाकिस्तान। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति रखते हैं। जो भी संधि किए हैं हम लोग ने, समझौता किया, हम लोग अपनी जान पर खेल कर हम लोग ने रूस का साथ दिए थे। वो अलग बात है कि रूस ने भी हमारा साथ दिया था। हम लोगों ने मालदीव में जब सरकार बदल दी गई थी, वहां की सेना ने तख्ता पलट किया था, तो हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और संधि के लिए हम लोग ने अपनी सेना भेजी थी वहां पर। यूगोस्लाविया में वहां के में विद्रोहियों गुट हो गए थे, तो वहां पर हम लोगों ने शांति स्थापित करने के लिए इंडियन आर्मी को भेजा था, वहां हमारे जवान शहीद हो गए थे। अफ्रीका में आज भी आतंकवादी वहां के आम नागरिकों को मारते हैं, तो हमारी सेना यूएनओ की ओर, यूएनओ जो है ना अंतर्राष्ट्रीय, यूएनओ भी बताएंगे आपको, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय यूएनओ, जैसे मान लीजिए बिहार में क्राइम हो गया तो बिहार पुलिस देखेगी, इंडिया लेवल का क्राइम हुआ सीबीआई देखेगी। इंडिया के बाहर गया बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, इंडिया की पुलिस, सबका पावर खत्म, कौन देखेगा? हमारे यहाँ कोनो मर्डर करके विदेश भाग गया तो कौन देखेगा? आपकी इंडिया की पुलिस जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, खत्म। सुप्रीम कोर्ट वहीं जहां तक भारत का क्षेत्रफल है, वहां कौन देखेगा? यूएनओ। तो यूएनओ के कहने पे भारतीय सेना जाती है, अपनी बहादुरी से लड़ती है। वहां कर्नल रैंक के अधिकारी शहीद हो जाते हैं। कर्नल को कहा जाता है उस यूनिट के पिता के समान होता है वहां पर। तो कर्नल यूनिट का सिपाही हमारे यहाँ का शहीद हो गए, किस लिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति हो सके। क्योंकि हम लोग सनातन संस्कृति वाले हैं, हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। वरना न इस देश की ना आदि था ना अंत था। जब दुनिया में किसी का नाम नहीं था तो यहाँ सिंधु सभ्यता में शहरी पनप रही थी, विश्व गुरु का था यहाँ पर। लेकिन लोगों ने, हम लोग अगर अपनी शांति, जिस दिन हिंदुस्तान के लोग शांति भूल जाएंगे ना, उस दिन समझ जाइएगा प्रलय आने वाला है यहाँ पर। तो हम लोग हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति को मानते हैं। तो क्वेश्चन कहेगा
कि भारत यूएनओ का सदस्य बन गया किस अनुच्छेद के तहत? 51 के तहत। हालांकि ये 1945 में ही बन चुका था। समझ में आया कि नहीं? तो किसके तहत बना भैया? 1951 अनुच्छेद 51 के तहत। इसमें और क्या चीज कहा गया है कि आप हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संधि को रखिएगा। दूसरे देश का आप क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है। हर देश का आपको रेस्पेक्ट करना है। आपको अगर याद होगा तो 2000 हम आपको 14 की बात बताते हैं। 2014 में पाकिस्तान ने हमारे 2 सैनिकों का सर काट लिया था। इसके बावजूद पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे उस समय शायद, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह में जियारत करने आए थे। हम लोगों ने अपनी सेना से सुरक्षा देकर उन्हें भेजा था कि भाई हम लोग जानते हैं कि तुम जानवर हो और हम इंसान हैं, कभी भी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते हैं यार, तुम्हारी कभी भी नहीं कर सकते हैं, कभी हो ही नहीं सकता। हम लोग इंसान हैं, क्योंकि हमें दूसरे का रिस्पेक्ट करना जानते हैं। हम इतना रिस्पेक्ट करना जानते हैं कि जिसकी भाभी का हत्या अपहरण करके रावण ले गया, वो रावण से शिक्षा लेने के लिए जो खुद मर्यादा पुरुषोत्तम के राम की जो भाई थे लक्ष्मण जी, वो पैताने बैठे थे कि हमें शिक्षा चाहिए। ये होता है वहां पर रेस्पेक्ट। तो हमारे यहाँ लिखा ही है कि भैया हमें क्या करना है? रेस्पेक्ट करना है। हम लोग कभी रेस्पेक्ट, आप अगर पहले देखिएगा ना, आज हमारा समाज जो है ना, हिंदुस्तान की संस्कृति धीरे धीरे धूमिल हो रही है। पहले शास्त्रार्थ होते थे, पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में विवाद हो जाता था तो दोनों के धर्म गुरु आमने सामने बैठ के डिबेट करते थे और बहुत तमीज से डिबेट करते थे। वो उसको कहते थे प्रणाम आचार्य, आपने ऐसा कहा, आप हम क्या कहेंगे? आप कोई भी पुराना सीरियल उठा के देखिए, कितने तमीज से डिबेट होता है। और साला आज का डिबेट देखिए, न्यूज चैनल पे एगो मौलाना को उठा लेगा, एगो उनसे कोनो को उठा के लेके चल जाएगा, मंत्री को, दोनों को लड़ा देगा। लो साला हमारा तो, हमको तो फायदा हो रहा है यहाँ पर। तो हम लोग संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और आप लोगों को भी कहते हैं कि आप अपने जीवन में इतना मिठास लाइए ना, कि अगर आपके सर पे कोई बंदूक भी रख दिया है तो आपकी जुबान की मिठास देखकर वो बंदूक हटा दे कि यार हम किसे मारने जा रहे हैं। प्रेम से रखिए आप किसी चीज को, आप प्रेम से आप हर चीज जीत सकते हैं। जैसे मान लीजिए कल मेरा क्लास डिस्टर्ब हो गया था, गलती तो मेरी थी ना जी, आपकी तो कोई गलती नहीं, आप तो पेमेंट दिए, सब कुछ दिए। कई लड़का हमको कह रहा है कि सर जी चलिए नहीं रहा है, ये हो गया। देखिए कई लड़के रेस्पेक्ट से भी बोल रहे थे। हम आए आपसे क्या बोलने कि भाई बाबू लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो आप लोगों ने माना कि नहीं सर से डिस्टर्ब हो गया, लेकिन हम अपना अनुच्छेद 51 भूल के रेस्पेक्ट भूल जाएंगे। हम कहें क्या कर लेगा रे, एक दिन डिस्टर्ब हो गया तो क्या हो गया? आपको अच्छा लगेगा? कर तो आप कुछ भी नहीं सकते हैं, अरे खूब से खूब करेंगे, क्लास नहीं करेंगे, यही ना। लेकिन रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगा मेरे लिए। तो याद रखिएगा, जीवन में पैसा, इज्जत, सबसे बड़ा चीज होता है रेस्पेक्ट। जब आपसे कोई दिल से रिस्पेक्ट करना छोड़ देता है ना, तो समझिए कि आप एक पत्थर के समान है, और वो पत्थर जिसे लोग पैर से मारते हैं ना, कि पूजा करते हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े तो याद रखिए बाबू, रिस्पेक्ट सबका कीजिएगा, अपने से बड़ा या छोटा सबको कीजिएगा रिस्पेक्ट। तो इसी में कहा गया है कि विदेश वालों को रेस्पेक्ट करना है। समझ में आएगी नहीं? चीन के राष्ट्रपति आते हैं तो तिब्बत के लोग उन्हें काला झंडा दिखाते हैं। हम अपने तिब्बतियों भाई को लाठी से पीछे करते हैं कि देख भैया हम तुम्हारी इज्जत करते हैं, तुम्हें हम खाने पीने के लिए देते हैं, तुम हमारे देश के नहीं हो फिर भी तुम्हें रखते हैं, इज्जत से रखते हैं, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में जगह दिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने संविधान को भूल जाएंगे, हम अपने संस्कृति को भूल जाएंगे। नहीं, हमारा दुश्मन भी है, लेकिन हमारे अगर जमीन पर पधारा है तो यह पावन धरती हिंदुस्तान की है, यहाँ दुश्मन भी सम्मान से जीता है और उसे जीने का अधिकार है, क्योंकि यह दुनिया का एक लौता देश हिंदुस्तान है जहां दुश्मन भी सर उठाकर जीता है। इस देश को गाली देने वाला भी शान से कहता है कि हम क्या कर लोगे तुम यहाँ पर, क्योंकि हमारी संस्कृति है। अब बेटा जिस दिन हम लोग संस्कृति भूल जाएंगे ना, उस दिन साला तुमको पृथ्वी पे भागने के लिए जगह कम पड़ जाएगा, भागेगा कहां पर। लेकिन हमें अपनी संस्कृति बचा के रखना है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की लड़ाई के बीच में हमें उनसे बेहतर बनना है, ना कि उनसे बुरा बनना है। तो हमें दूसरे का रेस्पेक्ट करते हैं। चीन के राष्ट्रपति भी आते हैं तो हम लोग तिब्बती विरोधियों को साइड करा देते हैं, उनकी गाड़ी चली जाती है। कभी हम लोग ऐसा विरोध नहीं करते, किसी दूसरे के साथ नहीं करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? और इसमें एक और कहा गया है कि अगर कोई भी इंटरनेशनल विवाद हो जाता है, कोई भी डिस्प्यूट हो जाती है, विवाद को क्या कहते हैं? डिस्प्यूट। कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसे मध्यस्थता होती है। मध्यस्थता क्या होती है? किसी दूसरे सीनियर को बुलाकर आप उसमें क्या कीजिए? आर्बिट्रेरी का काम करिए। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है? मध्यस्थ व्यक्ति को बुलाइए जो दूसरे में सुलझा दे। कैसे? आप लोग बचपन में झगड़ा कर लेते थे, दो आदमी स्कूल में 5-6 में पढ़ रहे होंगे तो झगड़ा कर लेते होंगे, तो टीचर आते होंगे, तुम क्यों बदमाशी की हो, तुम क्यों बदमाशी की हो, तो टीचर की दोनों बात सुन के हाथ मिला लेते होंगे। होते हैं कि नहीं होते? तो संविधान में कहा गया कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होगा तो आप मध्यस्थता का काम कीजिएगा। और इसी वजह से ससुरा कश्मीर का मुद्दा अटक गया।
हम लोगों ने कश्मीर में मध्यस्थता उस आदमी से मांगने की कोशिश की जो पाकिस्तान से, कि पाकिस्तान बनाने के बाद भगवान भी अपनी गलती पे पछता रहा होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि हमने कहां से कहां इसको बनाया। यहाँ पर वही हाल हो गया। यहाँ पर हम लोगों को लगा कि मध्यस्थता करेंगे, कहेंगे यूएनओ से कि आप कश्मीर का मुद्दा सल्टा दीजिए, लेकिन क्या कीजिएगा वहां पर इतना ना आतंकवाद फैला दिया वहां पर कि खुद कश्मीर के लोग परेशान है। एक कश्मीर के आदमी से हम बात किए थे, वो कहा कि जानते हैं सर, दुनिया में नरक देखना है तो हम लोग की जिंदगी देख लीजिए। तो हम कहे काहे भाई ऐसा काहे कर रहे हो, हम तो सुनते हैं कि कश्मीर में स्वर्ग है। कहा कि सर हम लोग की जिंदगी नरक है। हम कहे कैसे? कहा कि देखिए सर, अगर हम आतंकवादी का साथ देंगे ना तो सेना हमको मार देगी, खोज के मार देगी, 1 महीना बाद मार देगी, 2 महीना बाद मार देगी, क्योंकि हम आतंकवादी का साथ दिए, गलत किए। और अगर हम आतंकवादी का साथ नहीं देंगे ना, सेना का साथ देंगे कि आतंकवादी आया तो आतंकवादी हमको मार देगा। खान साहब आप बताइए हम क्या करेंगे? ये बात हकीकत है। कश्मीर में जो वहां के कुछ चंद नेता लोग अपनी फायदा के लिए ऐसा बवाल मचा देते कि जो वहां शांति से रह के जीना चाहता है ना, उसके आगे 2 ऑप्शन छोड़ा है सर, या आतंकवादी की गोली से मरोगे या सेना की गोली से मरोगे। बहुत गलती हो गया। इसलिए हम आप सबको कहते हैं कि आपका एक कदम आगे आने वाले कई पीढ़ियों को बर्बाद कर देगा, इसलिए कभी गलत कदम मत उठाइएगा। वहां कुछ गलत कदम उठाए गए थे 1990 के दशक में, पंडितों को भगा दिया गया वहां से, अजय भाल है भैया, भगा दिए। कितना बेहतरीन मौका था कश्मीरियों के लिए। पंडित, वहां के जो कश्मीरी पंडित थे, उन्हें अपने भाईचारा की तरह रखते। अपने हाथ से तुम कुछ नहीं करते, तुम अपने हाथ से अगर उन पंडितों को खाना खिलाते ना, एक फोटो भी भेज देते, तो लोगों के दिल में इज्जत बढ़ जाती कि हमारे कश्मीर के भाई कितने अच्छे हैं जो ब्राह्मणों को खाना खिला देते हैं। अरे कम से कम इतना तो कर। लेकिन क्या किए साले, लतिया के भगा दिए वहां पर। बहुत बड़ा तुम्हें जन्नत मिल गया यहाँ पर, और तुम सोचते हो कि हमारी सेना इज्जत करके देखेगी। यहाँ पर तुम ज्यादा हो तो तुम इसका मतलब कुछ कर दोगे। हाँ, हद हो गया यार, खुद चौपट करते हो अपने। बस क्या करोगे यार, माथा फोड़ ले हम अपना। ऐसा पढ़ेगा सब संविधान तब ना। हाँ, आप खुद सोचो भाई, अगर आपके पास 10 वीडियो ऐसा आ जाए कि कोई कश्मीरी पंडित है, उसे कोई कश्मीर का आदमी है, वो उसे खाना खिला रहा है, अपने घर में रह रहा है, उसे बचा के ला रहा है किसी आतंकवादी से, आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आप कभी कश्मीरी को गाली दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। लेकिन बेचारे सबको क्या कीजिएगा? ऐसा नहीं कि वहां सब गलत है। हम आपको बताएं ना, कुछ पीड़ित किस तरह 30-40% है जो बहुत गलत है, लेकिन कुछ ऐसे पीड़ित है, लेकिन क्या कीजिएगा आप? हम समझाने जाएंगे तो बेजा उड़ा देगा। आपको लगता है वहां के लोगों ने बहुत बड़ी गलती किया? आप बताइए, सिख लोगों को देखा है? सिख लोगों के, सिखों के 2-2 गुरु को मुगलों ने मार दिया। अर्जुन देव को, तेग बहादुर को मार दिया कि नहीं मार दिया? इन लोगों ने ऐसे मार दिया यहाँ पर इन लोगों ने। लेकिन उन्हीं सिखों ने शाहीन बाग में जब महिलाएं बैठी थी ना, तो उन्हें खाना पहुंचाया था। ये होती है यार इंसानियत। हम समझाएंगे तो दूसरे बात होता है, इमोशनल हो जाता है आदमी समझाने वक्त। इसलिए कहा जाता है कि जब भी कोई विवाद हो तो आप किसी आर्बिट्रेरी, यानी जो मध्यस्थ व्यक्ति है, उससे सुलझा लीजिए। अगर मध्यस्थ को नहीं लाएंगे तो विवाद हो जाएगा। जैसे तलाक का मामला, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, वो एकरा बोली, ये एकरा बोली, मने मन पत्नी सोच रही है एकरा से अच्छा तो पहल के बॉयफ्रेंड था। पति सोच रहा है कि ससुरा 3 गो गर्लफ्रेंड थी, तीनों अच्छा थी, हाई कैसे चौपट मिल गई। ये दोनों आपस में मने मन बोल रहा है। दूसरे को क्या बोलेगा सब? हमको तो इस सबसे मतलब ही नहीं था, अपने में लड़ जाएगा सब। आप किसी मध्यस्थ को नहीं लाएगा, सब तलाक हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझता है ऐसा, तलाक हो जाएगा। तो किसी समझदार व्यक्ति को लेके आइए और समझिए, क्योंकि देखिए तलाक के बाद लड़का हो, एक रियलिटी बता रहे हैं, किसी लड़की का अगर डिवोर्स हो जाता है ना, फिर समझिए उसकी लाइफ में से 80% खुशी वैसे खत्म हो जाती है। दूसरी लाइफ सक्सेस नहीं हो जाती, क्योंकि उसके ऊपर एक दाग लग जाता है कि तू छोड़ल है। और पति को जो बोलते हैं ना, आपके ऊपर घमंड है, हम तो लड़का हमारा दूसरा बियाह हो जाएगा, तो भाई साहब एक याद रखिएगा, इतिहास उठा के पढ़िएगा अपने समाज में, देखिएगा कि कोई ऐसा लड़का है जिसका अगर किसी पत्नी से डिवोर्स हो गया है, दूसरी पत्नी आती है ना तो खोपड़िया पे चढ़ के रहती है, वो लात उससे ज्यादा लात मारेगी ना, तो आप सहिएगा। दिन पर दिन ताना मारेगी आपको कि ये रहनिया से तो पहल की छोड़ के चल गई, और आप सहिएगा। इसलिए दूसरे के बहकावे में मत आइएगा बाबू, समझदारी से रखिएगा। जो रिश्ते आप स्कूल कोचिंग में ढूंढते हैं ना, वो एक लेई होता है, लेई छोड़ देता है। और जो भगवान रिश्ता बना के भेजा है ना, वो फेविक्विक है, नहीं छोड़ेगा। बिकॉज इफ यू सेलेक्ट फॉर योर पार्टनर, शी विल या ही विल बी बेस्ट, वो आपके लिए बेस्ट हो सकती है अगर आप खोजते हैं। लेकिन अगर भगवान आपके लिए भेजा है ना, तो वो बेस्ट नहीं है, वो यूनिक है। यूनिक मतलब ओनली वन, और बेस्ट मतलब नंबर 1। तो नंबर 1 से तो बहुत बड़ा होता है ओनली 1। इसलिए ईमानदारी से रखिएगा बाबू, माँ बाप का सर कभी मत नीचे कीजिएगा, वरना हमें अफसोस होगा कि हमने आपको शिक्षा दिया था। कम से कम हम ये चाहेंगे कि आप शिक्षा लिए तो जिंदगी में कभी पड़ाव आए तो याद रखिएगा कि हाँ, हमने जहाँ शिक्षा लिया था वहाँ इतिहास, भूगोल, पॉलिटी के अलावा हमें समाज भी सिखाया गया था। तो हमारा संविधान अगर आप गहराई से पढ़िएगा ना, जीवन जीने का बहुत बेहतरीन
बेहतरीन रास्ता देता है। लेकिन अगर केवल नंबर लेने के लिए पढ़िएगा तो ना नंबर ले पाइएगा ना जीवन सीख पाइएगा। लेकिन अगर इसे इंटरेस्ट लेके पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टेड है, इसका कोई हद नहीं कितना इंटरेस्टेड है। समझ में आ रहा है कि नहीं यार आप लोग को? तो 51 समझ में आ गया। भारत यूएनओ का सदस्य क्यों बना? 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 में। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना 51 में। आप देखते हैं ना, भारत मोदी जी जाते हैं तो छोटका छोटका देश जो है सब, उसके प्रधानमंत्री को भी मोदी जी ऐसे प्रणाम करते हैं। मनमोहन सिंह भी जाते हैं, वो भी करते हैं। हमारे देश की तो संस्कृति है ऐसे। कोई भी आ गया यहाँ पे, चलिए हम लोग तो कभी कभी आदत हो जाता है। एक हमारे रिश्तेदार में थे, तो मामा जी लगेंगे, वो आए ना तो हम खड़ा होकर कहते प्रणाम। हम कह रहे रे तरीका प्रणाम क्या बोल रहा है? तो घर में तो आदमी जैसे आपसी धर्म में तो आदमी सलाम खुदा हाफिज ये बोलता है, आदत हो जाता है किसी चीज को जहां जहां रहने के लिए, आने के बाद नमस्ते प्रणाम कर देता है यहाँ पे। तो ये तो भारत की संस्कृति रही है। विदेश में जाइएगा ना तो सब लोग करते हैं, क्योंकि हमारे अनुच्छेद 51 कहता है। नहीं मानिए, आपका कल्चर है। आपका मोदी जी जाके इमरान खान के आगे तरना के कह देंगे तो क्या दिक्कत है? लेकिन मोदी जी भी तो गए थे इमरान खान की बेटी के ब्याह में। समझ में आ गया? अंतर्राष्ट्रीय रिस्पेक्ट करना है, संधि को मानना है, पीस को फॉलो करना है, ये सारी चीज़ों को फॉलो करना है। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जाए। हाँ, खत्म हो गया। अब आगे कौन सी बढ़े? अब इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, बोर्ड का कलर ठीक नहीं है क्या जी? दूसरा कलर ले ले क्या? अरे ये कलर ठीक आ रहा है क्या? चलिए थोड़ा देर इसी पे पढ़ा देता। देखिए यहां समझिए, अब आपको दो ऑप्शन देते हैं। आप कहेंगे कौन कौन दो ऑप्शन? तो हम यहां लिख देते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। मूल अधिकार, मूल अधिकार को क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। और नीति निदेशक तत्व, डीपीएसपी। अब इतना बड़ा नहीं लिखेंगे भाई, नीति निदेशक तत्व लिखने में असकत लगता है। समझ आ रहा है आपको? टेस्ट सीरीज, हाँ बाबू ठीक है ठीक है, टेस्ट सीरीज चालू कर देंगे हम। साइंस का चालू कर देते हैं कल परसों में। ये वाला बैकग्राउंड ठीक है? चलिए बढ़िया है तब। अरे भाई इतना तेज तेज कमेंट कीजिएगा, हम पढ़ेंगे कैसे? आप चलिए यहाँ समझिए, यहाँ पे हम आपको ऐसे बोलते थे ना, आपको वाइट नहीं दिख रहा है क्या? इस पे ब्लैक लिख दें। चलिए, मूल अधिकार में पहला बताइए, ये किस भाग में है बाबू? तो भाग संख्या 3 में है। फटाफट याद रखिए, दोनों में कोई, इसको बताइए भाग संख्या 4 में। मूल अधिकार अनुच्छेद कहां से है? फटाफट, अनुच्छेद 12 से 35। इसका आर्टिकल बताइए तो 36 से 65। हाँ गुड, 36 से 51। किसी को कोई दिक्कत नहीं? बाबू आधा लड़का कह रहा है कि व्हाइट पेन यूज कीजिए, आधा कहता है ब्लैक यूज कीजिए। कौन सा ज्यादा सही दिख रहा है स्क्रीन पे? ब्लैक दिख रहा है। चलिए यहाँ देखिए, अब एक और चीज बताइए, और क्या पूछ सकता है इसमें? हाँ, ये पूछेगा कि ये कहाँ से आया? तो यूएसए से आया। हाँ, ये पूछेगा कहाँ से आया? तो आयरलैंड से आया। कहाँ से आया? आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से आया। आयरलैंड का स्पेलिंग ऐसे नहीं होता है। आयरलैंड देख लीजिएगा भाई, सुधार लीजिएगा आयरलैंड को। आयरलैंड से आया। आयरलैंड कहाँ से लाया था? स्पेन से लाया था। ये बताइए, तो ये किसको दिया जाता है? किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। व्यक्ति को दिया जाता है। ये किसे दिया जाता है? स्टेट को, यानी राज्य को। किसे? राज्य को। आप बताइए तो बिजली विभाग राज्य है? कमेंट करके बोलिए, बिजली विभाग राज्य है? एयरपोर्ट अथॉरिटी राज्य है? बिजली विभाग राज्य है कि नहीं है? बिजली विभाग, यस यस यस, बिजली विभाग राज्य है। गुड। इसमें नो कौन बोलता है?
बकलवा कहीं का नो बोलता है। बिजली विभाग राज्य नहीं है, वो अपना नियम कानून खुद बनाता है, अपने कर्मचारियों को खुद रखता है। मुखिया भी राज्य के अंतर्गत आ जाता है। समझ में आए कि नहीं? दांत काट लेंगे हम अगर मिल लिया तो, इसमें से ऐसा व्यवस्था रहता है, निकाल के दांते काट लेंगे यार। बकलवा को इतना मेहनत से पढ़ा, 20 बार चिल्ला दिए राज्य राज्य, अभी बोलता है नो। ऐसा सिस्टम रहता है ना कि निकाल लो बाहर आओ के, बकोट लेते निकाल के हम। राज्य है ये व्यक्ति के लिए। एक बात बताइए, क्या आप इसके लिए न्यायालय में जा सकते हैं? न्यायालय यानी कोर्ट में जा सकते हैं? यस, आप इजीली कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आपका मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं सीधे 32 का प्रयोग करके, हाई कोर्ट में जा सकते हैं 226 का प्रयोग कर, लेकिन इसमें आप कभी भी गलती से कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। कैसे है? प्रवर्तनीय, इंफोर्स कर सकते हैं इसे, प्रवर्तनीय न्यायालय में कर सकते हैं, लेकिन इसे आप प्रवर्तनीय नहीं कर सकते, इंफोर्स नहीं कर सकते। इसमें आप न्यायालय में वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब आप इस पे डिस्प्यूट हो जाए तो आप इस पे डिस्कस कर सकते हैं, बट ये आपका नीति निदेशक डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है। इस पे आप वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आप एक बात बताइए, ससुरा जैसे ये 12 शुरू हुआ है ना, अब बताइए तो 12 में क्या बोला है? 12 में राज्य की परिभाषा, और 36 में राज्य की परिभाषा। यहां कहता है कि जो राज्य है, जो स्टेट है, राज्य है, वो नहीं कर सकती है, नहीं छीन सकती है, जिस वजह से ये राज्य के रेस्पेक्ट में ये चीज निगेटिव है, ये राज्य को रोक देती है, तुम ये नहीं कर सकते हो। लेकिन जो यहां बोला गया राज्य, ये कहता है कि जो स्टेट है यानी राज्य है, ये काम को कर सकता है। तुम विधवा पेंशन दो, तुम सिविल संहिता लाओ, तुम गौ हत्या पे प्रतिबंध रोको, तुम शांति को लाओ, यानी ये सरकार को कहने के लिए करा, करो करो करो। तो ये सरकार के रेस्पेक्ट में, राज्य के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, और ये पब्लिक के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? हाँ हाँ गया आदमी, समझ में आ गया? तो कौन सा पॉजिटिव है? सरकार की नजर में पॉजिटिव कौन है? ये तो सरकार को रोक देता है, आप उससे ये अधिकार नहीं छीन सकते हैं, ये नहीं छीन सकते हैं, ये नहीं छीन सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बताइए, और चलिए और चलते हैं इसको। एक चीज ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति साहब जो है ना, राष्ट्रपति साहब इसे सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड मतलब क्या होता है? निलंबित। कब करेंगे? इमरजेंसी के टाइम पे निलंबित कर सकते हैं। बट प्रेसिडेंट साहब जो है ना, हमारे राष्ट्रपति, इंग्लिश में प्रेसिडेंट, इसको कभी भी निलंबित नहीं कर सकते। निलंबित क्यों नहीं कर सकते? ससुराई लागू कहाँ है कि निलंबित करेंगे? हम कहेंगे कि भाई कोई मुर्दा मर गया, उसको जिंदा करना है, अरे भाई मर गया, तो मतलब कहने का सेंस है कि ये लागू नहीं है, तो फिर इसको आप निलंबित कैसे कीजिएगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? और इसे क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति साहब निलंबित कर सकते हैं, और उसको राष्ट्रपति निलंबित नहीं कर सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? और बताइए, इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। देखिए, ये किसके भलाई के लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए होता है। और ये किसके लिए होता है? समाज कल्याण के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और बताइए, और फटाफट कुछ और बताइए, और सोच के बताइए, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कॉपी किताब थोड़ी रहेगा, ऐसे ही सोचना हो। और भी कुछ हो सकता है कि नहीं? एक चीज और सोचिए तो, मूल अधिकार हमको जन्म से मिल जाता है, इसके लिए हमको कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन नीति निदेशक तत्व जब तक सरकार लागू नहीं करेगी, संशोधन नहीं करेगी, तब तक मिलेगा ही नहीं। शिक्षा का अधिकार था तो आपका अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का, लेकिन उसके लिए 86वां संशोधन किया गया। यानी नीति निदेशक तक, डीटीवीएसपी तब तक नहीं मिलेगा जब तक आपको सरकार संशोधन करके ना दे, और ये हमको जन्म से मिल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमको कब मिल जाता है? जन्म से, बाई बर्थ मिल जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? संशोधन। क्या करना पड़ता है? संशोधन। किसी को कोई दिक्कत है? इसके लिए हमें जन्म, बस जन्म ले लिया, आपका मूल अधिकार मिल गया, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको संशोधन कराना पड़ता है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। और क्या पूछ सकते हैं? और कुछ हो सकता है? सोचिए, कितना टाइम हो गया जी? कितना मिनट है? 10 मिनट बचा। और सोचिए भाई। गुड। हाँ गुड। देखिए, एक आदमी का कमेंट है कि सर देखिए,
इसके पीछे कानूनी मान्यता है। बहुत अच्छा, ये कानूनी मान्यता है। अगर कानून, ये कानून लड़ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी लड़ जाएगा, हाई कोर्ट भी लड़ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट लड़ जाएगा 32 के तहत, हाई कोर्ट लड़ जाएगा 226 के तहत। कानूनी मान्यता है। और इसके पीछे राजनैतिक मान्यता है। राजनैतिक, जब तक राजनेता आपको नहीं देंगे तब तक ये नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब एक और चीज देखिए, ये क्या करता है, सरकार को रोकता है कि तुम नहीं कर सकते हो, रोकता है। हालांकि ये अलग ही हो गया, ये तो इसी में आ जाएगा कि राज्य सरकार को रोकता है। एक ही बात है यहाँ पे, ये रोकता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, और ये सरकार को अनुमति देता है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कंफर्म? इतना है। कल का वीडियो आपको मिल जाएगा बाबू, देखिए ध्यान से। अब कल का वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगा। इमरजेंसी क्या होता है देखिए, फटाफट समझिए। जो आपको कल का वीडियो है, अरे वीडियो कैसे लिखा गया, कल का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश वाले पीडीएफ वाले थोड़ा सा वेट करेंगे, अभी समझते रहिए। आपके इंग्लिश छापने के लिए अलग से ट्रांसलेटर रखाएगा, तब देगा वहां पे, ठीक है। आज 23 तारीख है ना। बिहार दरोगा वाला बैच वाला लोग, इसके लिए आपका टॉनिक बैच आएगा। ये आएगा आपका 26 को, ठीक है। 10 को एग्जाम है ना आपका, 10 दिन में हो जाएगा ये। 26 को टॉनिक बैच आएगा। आगे देखिए, बाकी के अन्य सब्जेक्ट जो हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, ये सब आपको, इकोनॉमिक्स हो गया, ये आपको एक एक हफ्ते के अंतराल पे नया बैच आते रहेगा। एक के बार दे देंगे ना ऐप पे, तो फिर शांति से बैठ जाएंगे, सर्वर वे क्रैश कर जाएगा यहाँ पर। आगे समझिए, मैप 150 रुपया, इसमें से 100 रुपया हमारा सर्वर कॉस्ट चल जाएगा। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक टुडे। इसके बाद एडमिशन होगा, बट वो 200 में होगा, ठीक है। इसके बाद भी एडमिशन होगा, बट वो 200 में होगा। इतना समझ में आ गया आप लोग को? इतना समझ गया? अब कल आपके लिए एक काम क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको ये ढूंढ के लाना है कि नीति निदेशक तत्व को लेकर कितने तरह के मुकदमे किए गए थे। कोशिश करिएगा, कोई किताब में हो तो ठीक है, नहीं तो हम खुद बता देंगे। और इसमें एक और चीज पूछता है, उदारवादी क्या है, गांधीवादी क्या है। जैसे हम आपको कहेंगे 40 ग्राम पंचायत क्या है, गांधीवादी है। क्या है, गांधीवादी है। लेकिन हम कहते हैं समान सिविल संहिता 44, ये क्या है, समाजवादी है। कैसा है, समाज के लिए भलाई का कह रहा है, समाजवादी। हम आपसे कहेंगे आपको निर्वाह आयोग मजदूरी, तो ये क्या है, उदारवादी है। कह रहा है कि उदारता का परिचय दीजिए, कम से कम इतना सैलरी दीजिए कि लोगों की कैटेगरी जी सके। ये गांधी जी पंचायत की बात कर रहे हैं, ये समाज की बात कर रहा है। तो ये 36 से 51 के बीच में आपके जितने चीजें आएंगे ना, 36 से 51, इसको आप 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। समाज की भलाई के लिए कौन कौन सा है, गांधी जी से प्रेरित कौन कौन सा है, और जनता की भलाई के लिए, उदारता, लिबर्टी के लिए उदारवादी कौन सा है, एकदम लिबरल कौन सा है, उदारवादी। जैसे हमको क्या कहें, हम एकदम उदारवादी हैं। हमसे कोई आके कहेगा कि आप चलिए ना, आपको हम गुरुद्वारा लेके चल रहे हैं, आप सिख धर्म का ये सब पगड़ी उगड़ी बांध के चलना पड़ेगा, हम चलेंगे, क्योंकि हम क्या है, उदारवादी। हमसे कोई कहेगा चलिए ना, आपको मंदिर में ले चलते हैं, पूरा इसे टीका उका पोत पात के ले चलिएगा, हमको चलो ले चल जाएंगे। हमसे कोई मस्जिद में ले जाएगा, इसे टोपी पे चल जाएगा, हमको कोई मतलब नहीं रहता इस सबसे। हम क्या है, उदारवादी हैं। समझ में आ गया कि नहीं? गांधीवादी हम थोड़ा थोड़ा है पूरा गांधीवादी नहीं है, थोड़ा सा सुभाष चंद्र बोस वाला ले लिए, मतलब प्यार से जब तक है ना तब तक गांधीवादी है। समाजवादी है, जैसे लोक कल्याण 38 में बोला है ना कि जनता की भलाई करेगा, 38 लोक कल्याण की, ये वाला। अब समाजवादी है, महिलाओं की प्रसूति सहायता, समाज, महिलाओं को भी तो समाज में आप नहीं छोड़ सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बाकी आप लोगों को कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं। क्वालिटी वाली बात, जो इसमें क्वालिटी जो बढ़ाने घटाने वाला है, वो चीज़ें आपको 1 हफ्ते लग जाएंगे ठीक होते होते, और डाउनलोड तो कभी नहीं हो सकता है। डाउनलोड होगा भी तो ऐप वे में रह जाएगा, बाद में डाउनलोड क्या करेंगे आप, बाद में पढ़िए सकते हैं। जो लाइव नहीं है 1 घंटे बाद वो वॉल्यूम में उठ के चला जाता है, तो डाउनलोड नहीं हो सकता है। हाँ भाई, क्वालिटी की हम समस्या समझ रहे हैं, धीरे धीरे कमेंट करेंगे भाई। स्क्रीन पे भी नहीं दिखता है, उस पर तो और चमकने लगता है स्क्रीन पे।
स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिलवा दीजिए। चलिए आज हम उसमें सेटिंग में देखेंगे कि स्क्रीनशॉट का आपको ऑप्शन दिला दिया जाए। अरे भाई बहुत धीरे, इतना तेज मारेंगे लोग कमेंट तो हम पढ़ेंगे कहां से। फिजिक्स, हाँ भाई फिजिक्स, फिजिक्स रेलवे वाले लोग, फिजिक्स का बैच आपको नेक्स्ट दो टाइम चलेगा, वो रेलवे में हम बताएंगे। इस बैच में क्या लिए बताएंगे, इस बैच में केवल पॉलिटी से रिलेटेड चीज। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। कल आप लोग को याद रहना चाहिए, कल हम आपसे बहुत धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछेंगे। याद रखिएगा, मेरे क्वेश्चन का जवाब अगर आप देते रहते हैं तो कोई एग्जाम में नहीं फंसेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, माँ बाप की सेवा करते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।